So, should we start the discussion on current affairs? और कोई आप लोगों को दुविधा? ठीक है ना? आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, बस आपका काम है कि पढ़ना, मन लगा के पढ़िए, आगे सारा चीज हम लोग रिजॉल्व कर देंगे। जितनी भी दिक्कतें हैं आपको नहीं मतलब आएगी कि ये सब चीजें हैं, बस ये है कि जो कहा जाए वो करा कीजिए। मतलब अब जैसे मंथली दे दिया तो मंथली 3-4 बार पढ़िए जब तक अगला मंथली है। अभी तो और जल्दी हम देंगे, इस बार तो लेट हो गया, 10 हो गया, क्योंकि थोड़ी हमारी चीजें अभी स्टार्टिंग है तो थोड़ा सा कुछ मैनेज करना पड़ रहा है। धीरे धीरे ऐसा होगा कि 30 को अगर खत्म हो मंथ तो हम 5 तक दे देंगे, क्योंकि हमें थोड़ा रिवाइज वाइज भी करना पड़ता है कि कुछ मिसिंग ना हो। ठीक है। सो टुडे वी हैव द टॉपिक, द पहला टॉपिक है वेस्ट बंगाल सूट अगेंस्ट सीबीआई प्रोब हैज मेरिट। ओके, तो यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट सीबीआई को भेजी थी कुछ चीजों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन को लेके। वेस्ट बंगाल सुप्रीम कोर्ट में गई, बोली कि ये वेंडेटा है। वेंडेटा का मतलब होता है कि बदला लेने की भावना है, कि हमारी गवर्नमेंट अलग है, उनकी गवर्नमेंट अलग है, तो बदले की भावना से ये इन्वेस्टिगेशन है। ये सही तरीके से नहीं है, ये इन्वेस्टिगेशन के लिए इन्वेस्टिगेशन नहीं है, ये बदले की भावना से नहीं होगा। कि जैसे मैं थानेदार बन जाऊं अपने गांव का, फिर जितने भी हमारे दुश्मन हैं सबके घर जाके मैं छापा मारना स्टार्ट कर दूं, तो होता है ना कि एक सही में मैंने कुछ इलीगल काम किया, एक हो गया कि मैं थानेदार बन गया हूं, अब अपना बदला लूंगा, पर्सनल वाला चीजें हो गई, तो उसे वेंडेटा कहते हैं। तो ये इन्होंने जाके बोला है। जीएस पेपर 2 में आएगा सेंटर स्टेट रिलेशन, की जहां पे भी यूनियन में जो पार्टी है वो अगर पार्टी स्टेट में नहीं है और या तो कोलिशन में नहीं है, तो वहां पे दिक्कत आने लगती है, वो उनके खिलाफ बदला लेने लगती है अपने हार का। तो ये हम देखने को मिलता है। देन वी विल स्टडी द डाइवोर्स्ड मुस्लिम वुमेन इंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस अंडर द सेक्युलर स्टैट्यूट। ओके, तो यहां पे बात हो रही है कि जब हम सिविल लॉ अलग होता है, सिविल एंड पर्सनल लॉ अलग होता है। पर्सनल लॉ होता है जो मुझसे रिलेटेड है, और क्रिमिनल लॉ अलग होता है। क्रिमिनल लॉ सबके लिए एक है, चोरी अगर किसी ने भी किया उसके लिए एक केस होगा। लेकिन पर्सनल लॉ में कभी कभी रिलीजन का सेइंग आ जाता है, जैसे हिंदूज के लिए पर्सनल लॉ अलग हो जाएगा। और पर्सनल लॉ क्या है? पर्सनल चीजें हैं, जैसे मेरा शादी हो रहा है तो ये पर्सनल है ना, मेरे से रिलेटेड है। मेरा डाइवोर्स हो जाए तो पर्सनल चीजें मेरे और मेरे वाइफ के बीच में है, तो ये पर्सनल है। अगर हमारे बीच में जो बेटा है वो मेरे पास रहेगा कि मेरी वाइफ के पास रहेगा डाइवोर्स के बाद, ये सब चीजें पर्सनल लॉ है। इसको कैसे गवर्न होगा, इसके लिए हम क्रिमिनल लॉ को नहीं करते हैं। तो यहाँ लड़ाई हमेशा चलती रहती है, जैसे कि हिंदूज का पर्सनल लॉ अलग है, मुस्लिम्स का अलग है। लेकिन हिंदूज का ये है कि हमने हिंदू कोड बिल लाके इसको नॉर्मलाइज कर दिया था, इसको धर्म से अलग हटा के इसको रेशनल बेसिस पे जो मॉडर्न क्रिमिनल लॉ है उसमें ला दिया था, या सिविल लॉ है। लेकिन मुस्लिम्स का अभी भी थोड़ा सा जो उनके धर्म से रिलेटेड है उससे अभी भी है। तो धर्म कभी भी उतना जस्टिफाइड नहीं होता, क्योंकि मॉडर्न चीजें बदलती रहती हैं। पहले औरतों का स्टेटस कुछ और हो सकता है, बेटे का स्टेटस कुछ और हो सकता है, नंबर्स ऑफ मैरिज की आज़ादी कुछ और हो सकती है। लेकिन मॉडर्न जब चीजें बदलने लगती है तो सब चीजें बदलती हैं, तो लॉ भी बदलता है। अगर आप लॉ को धर्म से जोड़ देंगे तो उसमें रिफॉर्म नहीं आ पाता है। तो इसको लेके सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है काफी अच्छा। इसमें बहुत टसल चलता रहता है कि मुस्लिम्स वीमेंस का जो मेंटेनेंस का मतलब होता है कि शादी के बाद रहने खाने पीने के लिए उस औरत को चाहिए ना, क्योंकि इंडिया में मैक्सिमम औरत अपने पति पे डिपेंडेंट होती हैं, तो उसको मेंटेनेंस की जरूरत होती है। तो वो कितना दिया जाना चाहिए उस पर हमेशा लड़ाई चलता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। बहुत अच्छा इस पे जजमेंट आया है, तो डिटेल में दिया है, 2 आर्टिकल है, दोनों हम अच्छे से पढ़ते हैं। देन वी विल स्टडी वाइल्ड एलिफेंट दैट गॉट स्टक इनटू द मुल्ला पेरियार डैम कैनाल। तो मुल्ला पेरियार एक टाइगर रिजर्व भी है, तो मेन हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ये तो मुल्ला पेरियार डैम उसी के बगल में है, सब आसपास है। तो एक बार हम देख लेंगे कि किस एरिया में, केरला में जो ये नीलगिरी हिल्स है ना, उन्हीं में इसका ये है। ठीक है, समझ में आ रही है चीजें? जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट में आ जाएगा। देन वी विल स्टडी एप्पल अलर्ट यूजर फॉर बीइंग टारगेटेड बाय द पेगासस। पेगासस एक वायरस है, बस इसको जानिएगा, पीसीएस में पूछ सकता है। इसका बहुत बवाल भी चला था कि माना जा रहा था कि सरकार ये वाली वायरस खरीद के जो अपोजिशन लीडर्स हैं उनके मोबाइल में भेज रही है उनका डेटा कलेक्ट करने के लिए। तो ये भी, इसका भी काफी बवाल हुआ था, तो इसीलिए तो पूछ देगा पेगासस क्या है, तो एक वायरस है। Then we will study Supreme Court judge say men should share fund to empower their home makers। अगेन वही वाला जो जजमेंट है कि
पुरुष को अगर नॉर्मल भी अपनी वाइफ के साथ कुछ सैलरी हमेशा शेयर करना चाहिए। जनरली हम लोग नहीं देते, हमें लगता है कि घर का काम है वो मुफ्त है। अगर औरत भी काम करने लगे तो पता चल जाएगा, पुरुष को भी छुट्टी लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर औरत सब कुछ घर पे कर रही है तो उसका भी तो शेयर होता है जब आप कुछ अर्न कर रहे होते हैं। अगर वो मानिए काम करना छोड़ दे तो आपको अपना जॉब छोड़ के आना पड़ेगा। तो ऐसे केस में वो अपना जॉब क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि घर का काम होता है। लेकिन अगर बेटा भी होता है या बेटी भी होती है तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दोनों पे होना चाहिए ना, मदर फादर। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो दैट शुड बी द केयरिंग। तो उसका हम देखते हैं कि एक जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने इस पे अपना कुछ ऑब्जर्वेशन लिखा है उसी जजमेंट में, तो उसको देखेंगे। वीमेंस राइट पे ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। अगेन जीएस पेपर 1 का ये पार्ट होगा। सोसाइटी सोसाइटी आएगा जीएस पेपर 1 में। After that, we will study Russia India agree to go ahead with the trade in the national currency। जो हम जैसे अभी तक क्या होता है कि डॉलर का डोमिनेंस है, फ्रांस को भी करना है, ऑस्ट्रेलिया को भी करना है, कोई भी डॉलर लेता है क्योंकि डॉलर की ज्यादा वैल्यू है, डॉलर की एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा है। कोई चीज होती है ना इतनी फेमस हो जाती है कि उसको कोई भी आंख मूंद के ले लेता है। तो ऐसे डॉलर का काफी एक तरीके से विश्वास है कि यूएस एक बड़ा इकोनॉमी है, वो भागेगा नहीं, उसका पैसा एक बेकार नहीं होगा। जैसे होता है ना कि किसी किसी देश की अगर कैपेसिटी नहीं है तो उनकी पैसे की वैल्यू एकाएक गिर जाती है। वो वहाँ की जो आरबीआई, जैसे इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है, आरबीआई है ना, वैसे ही वहाँ की सेंट्रल बैंक उतनी कैपेबल नहीं होती है कि वो दे पाए। जैसे अभी आप श्रीलंका में देखे होंगे कि इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था, ऐसे इकोनॉमिक क्राइसिस मालदीव में भी था, अभी पाकिस्तान में भी था। तो ये इकोनॉमिक क्राइसिस यूएस में इतना नहीं है, इसीलिए वहाँ का डॉलर मजबूत है। लेकिन दिक्कत ये है कि उससे जो और देशों की ऑटोनॉमी होती है ट्रेड की, वो चली जाती है। जैसे है ना कि अब रसा के ही केस में देख लें, यूएस ने सेक्शन लगा दिया, तो अब रसा किसी और से डॉलर नहीं ले सकता है ना, क्योंकि वो जाएगा वहां पे देने सेंट्रल बैंक में, तो उसका पूरा अकाउंट जब्त कर लेगा। तो अब ये हमेशा होता है कि कुछ ऐसी इकोनॉमी बनाई जाए या कुछ ऐसी करेंसी पे डिपेंडेंसी हो जाए कि जिससे हमें किसी एक ही देश पे डिपेंडेंसी ना हो। और इसीलिए हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि हम डॉलर को हटा के आपस के भी पैसे की वैल्यू करें। कि रसा को तेल लाना है तो वो रुपए में जाके ले ले, होता है। और जब रसा को कुछ खरीदना है इंडिया से, कोई भी अगर उसको मैंगो ही खरीदना है तो वो अपना रसा वाला पैसा लाए और हम उसको मैंगो दे दें, तो हमें डॉलर की बिचौलिया की जरूरत नहीं होगी। समझ में आ रहा है ये क्या है? तो वो हम पढ़ेंगे। आफ्टर दैट वी विल स्टडी एनजीओ वर्किंग ऑन द राइट्स इशू, लॉस FCRA, foreign contribution, what is this RA, foreign contribution regulation act। ओके, तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट किसको गवर्न करता है? अगर मैं एनजीओ कोई चला रहा हूं तो एनजीओ कैसे चलते हैं? उसको पैसे चाहिए होते हैं और कहीं ना कहीं पैसे फंडिंग से आती है। तो इसमें है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन, फॉरेन से भी कुछ फंडिंग आएगी, तो उसके लिए रेगुलेशन है। तो उसको लेके कई बार मिसयूज ना हो, गवर्नमेंट का रेगुलेशन होता है और गवर्नमेंट कई बार उनकी जो रजिस्ट्रेशन है उसको कई बार कैंसिल कर देते हैं। तो उसको लेके ये आर्टिकल है, उसको पढ़ते हैं। जीएस पेपर 2 गवर्नेंस का एक एरिया है जहां पे एनजीओ के बारे में हम पढ़ेंगे, मेंस का टॉपिक है। देन वी विल स्टडी द केस फॉर ए कास्ट सेंसस। सेंसस आज का दिन खास है, क्यों खास है? वो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है, तो आज बहुत से आर्टिकल हैं, लेकिन एक आर्टिकल बहुत अच्छा है तो वो हम पढ़ेंगे। तो अभी बात हो रही है कि कास्ट सेंसस कराया जाए कि नहीं कराया जाए, उस पर बहुत डिबेट चल रहा है। तो जीएस पेपर 1 सोसाइटी का ही पार्ट होगा, कास्ट सोसाइटी का पास है, और जो सेंसस है वो ज्योग्राफी का पार्ट है, ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ये दोनों में आ जाएगा। लास्ट, गोयल आस्क इंडस्ट्री टू ऑफर आइडिया ऑफ द सिंप्लीफाई कंप्लायंस। तो हमारे जो फिनेंस ये ट्रेड मिनिस्टर है वो बोल रहे हैं कि ट्रेड एंड कॉमर्स मिनिस्टर वो बोल रहे हैं कि कल हम लोग पढ़ रहे थे ना कि कंप्लायंस का मतलब होता है कि जितनी ज्यादा हमें चीजें जाके ऑफिशियल करनी पड़ती हैं, नहीं होता कि कंप्लायंस, कंप्लायंस का मतलब आप चीजों को फॉलो करें, गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन को फॉलो करें, तो उसको कंप्लायंस कहते हैं। तो रूल रेगुलेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए कि हर चीज के लिए जो इंडस्ट्री है उसको बार बार दौड़ के गवर्नमेंट ऑफिस नहीं जाना पड़े। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द वन बाय वन। क्लियर दिख रहा है? ये आ रहा है साफ? पहला न्यूज है वेस्ट बंगाल सूट अगेंस्ट द सीबीआई प्रोब्स। ठीक है, तो यहां पे क्या लड़ाई चल रही है?
वेस्ट बंगाल और यूनियन गवर्नमेंट एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं कि नदी वाले को नहीं लेके और भी, जैसे होता है कि कोई किसी स्कैम को लेके भेज दिया ईडी को छापा मारने के लिए, किसी मिनिस्टर के बंगले पे भेज दिया, तो ऐसे में जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है वो गई है सुप्रीम कोर्ट के पास कि इन्होंने सीबीआई एंड ईडी का मिसयूज कर रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड ये पूरा यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है। तो इसको लेके डिस्कशन इसलिए चल रहा है कि जब वेस्ट बंगाल सुप्रीम कोर्ट में गई कि ये हमें परेशान कर रहे हैं, यूनियन गवर्नमेंट ईडी का एंड सीबीआई का मिसयूज कर रहे हैं, तो जो इनका हर गवर्नमेंट का एक खुद का वकील होता है, उसको जैसे यूनियन गवर्नमेंट का जो वकील होता है उसको अटॉर्नी जनरल कहते हैं, जो सबसे बड़ा वकील है। जैसे होता है ना, सरकार का भी तो केस लड़ेगा, सरकार को भी तो लीगल एडवाइस लेनी होती है, तो उसको अटॉर्नी जनरल कहते हैं। आर्टिकल 76 में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि अटॉर्नी जनरल का क्या मुख्य कार्य होगा। एक बार मैं दिखा भी देता हूँ। अटॉर्नी जनरल का जो अपॉइंटमेंट होता है वो दैट इज डन बाय द अटॉर्नी जनरल, दिख रहा है। प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे अटॉर्नी जनरल को, और ये तभी तक ऑफिस में रहेंगे ऑन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। और जब भी प्रेसिडेंट को लगेगा कि इट इज नॉट सुटेबल तो उनको हटा सकते हैं। और अटॉर्नी जनरल होने के लिए उस आदमी के पास इतनी क्वालिफिकेशन हो कि वो सुप्रीम कोर्ट का जज के बनने के लायक हो। अब सुप्रीम कोर्ट में उसको लड़ना है तो उनकी क्वालिफिकेशन तो अच्छी होनी चाहिए ना। तो एलिजिबिलिटी तभी मानी जाती है जब उनके पास सुप्रीम कोर्ट के जज बनने लायक क्वालिफिकेशन हो, देन वी विल बी से दैट दैट पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज अटॉर्नी जनरल। समझ में आ रहा है? गवर्नमेंट के एडवाइस पे प्रेसिडेंट किसके एडवाइस पे काम करता है? एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो वो हमेशा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का होगा। वो तो रबड़ स्टाम्प है ना, उनका तो खुद का पावर नहीं होता है, वो तो प्राइम मिनिस्टर का पावर होता है ना। नाम भले उनका होता है हर काम के लिए, लेकिन हर काम वो प्राइम मिनिस्टर के ही और उनकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनके एडवाइस पे होती है, ठीक है। तो इसी को लेके यहाँ पे लड़ाई चल रहा है। अब जब वेस्ट बंगाल जाके बोला सुप्रीम कोर्ट से कि ये हमें परेशान कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई केस फाइल होने के बाद जो सेंटर है वो पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट को कहने कि ये तो मैटर बनता ही नहीं, क्योंकि जो सीबीआई है वो हमारे अंडर में नहीं है, वो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, ठीक है, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है। लेकिन बात ये हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा लेकिन एज पर द लॉ जितना भी चीजें हैं डीपी, जो दिल्ली स्पेशल पुलिस एक्ट है जिसके अंडर में सीबीआई अपना पावर लेती है, ये जितना भी एक्ट है ये मैक्सिमम जो होता है यूनियन गवर्नमेंट के अंडर में होती है, यूनियन गवर्नमेंट के ऑर्डर पे ही होती है। तो उन्होंने बोला कि जब सब कुछ एक्ट में लिखा है कि आपके ऑर्डर पे होगा, तो आप क्यों कह रहे हैं कि वो इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी है? तो इस चीज को लेकर अभी भी मतलब बहसबाजी चल रही है, देखते हैं उसका रिजल्ट क्या आता है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने जो सेंटर ने बोला कि जो आर्टिकल 131 है वो किसके किसके बीच के लिए? आर्टिकल 131 बोलता है कि जब भी सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट है तो वो सुप्रीम कोर्ट जाके देखेगा, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि जब स्टेट्स एंड जो सीबीआई है वो यूनियन के अंडर में आता ही नहीं है, तो सीबीआई को लेके केस में हमको क्यों घसीटा जा रहा है? तो सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपना दलील दिया है कि जब ऑलरेडी सेक्शन 4 कहता है कि मोस्ट ऑफ द पावर वेस्टेड फॉर द सीबीआई अंडर द दिल्ली स्पेशल पुलिस एक्ट, जब सब पावर इसके अंडर में आता है तो आप अलग कैसे हो सकते हैं? चीजें क्लियर हो रही हैं? सीबीआई कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ना ही कोई स्पेशल लॉ है उनके लिए। जो दिल्ली स्पेशल पुलिस एक्ट है उसी के अंडर से वो अपना पावर ड्रॉ करते हैं। तो ये वाला एक्ट आप ध्यान रखिएगा, दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट, कहीं ना कहीं यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा, ये वाला है दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट, ठीक है। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा कि जो सीबीआई है इसी एक्ट के द्वारा बनी है। स्पेलिंग दिखाने के लिए मैंने ये देखा ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। यहाँ पे आर्टिकल 131 इज इंपॉर्टेंट, दिस इज फॉर द डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। इसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सीबीआई, हाँ, दिल्ली पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट, हाँ अगेन दिल्ली में जो है, जो स्टेट सब्जेक्ट में है उससे बाहर लिया गया 3 चीजों को, पब्लिक ऑर्डर,
पुलिस एंड लैंड, तीन चीजें हैं जो डिस्पाइट स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में होने के बाद भी सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करती है। ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली जो पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड होता है वो स्टेट का सब्जेक्ट होता है, लेकिन दिल्ली स्पेशल है क्योंकि वहां पे कैपिटल है, यूनियन गवर्नमेंट की सारी बिल्डिंगें हैं, सारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वहां पे रहते हैं, तो इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अपने अंडर में लेके। पब्लिक ऑर्डर का मतलब जो नॉर्मल पब्लिक में ऑर्डर बना रहे, लड़ाई झगड़ा स्टार्ट ना हो जाए, कहीं दंगे ना स्टार्ट हो जाए, इस सब चीज से जितने भी कानून पॉलिसी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसको पब्लिक ऑर्डर कहते हैं। होता है ना कि पब्लिक ऑर्डर में अब वो तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है ना, ऑड इवन ये सब चीजें, लेकिन लड़ाई से रिलेटेड कभी भी सेंट्रल पुलिस को, पैरामिलिट्री फोर्स को भेजना होगा तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन लेगी। जैसे उनके हाथ में इन्वायरमेंट है, वाटर है, जल बोर्ड है, ये सब चीजें हैं, लेकिन पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड, ये तीनों सेंट्रल गवर्नमेंट के हैंड में। पब्लिक ऑर्डर का मतलब रूल रेगुलेशन बना रहे, ऑर्डर का क्या मतलब होता है, चीजें ऑर्डर में अरेंज रहे, तो यही है पब्लिक में ऑर्डर बना रहे, दिस इज द पब्लिक ऑर्डर। वो पढ़ेंगे हम लोग आर्टिकल जब 35 के आसपास पढ़ेंगे, तो वहां पे है मार्शल लॉ, ये सब चीजें होती हैं, तो थोड़ा सा उसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तो समझ में आ रहा है ना पब्लिक ऑर्डर क्या है, कि ऑर्डर बनाए रखना। तीन चीजें इंपॉर्टेंट थी, आर्टिकल 131 सेक्शन 4 ऑफ द DSPE एक्ट, ओके। एंड जो हमारा इनके बीच में क्या रिलेशन है, एक चीज और है, सॉलिसिटर जनरल क्या होता है। जैसे अभी मैंने बताया अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76 दिखाया था आपको, उसके हेल्प के लिए सॉलिसिटर जनरल है। और एक चीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में पूछ सकता है, कि सॉलिसिटर जनरल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन है। यहाँ पे देखिएगा आर्टिकल 76 सिर्फ अटॉर्नी जनरल की बात कर रहा है, कहीं पे भी इसमें सॉलिसिटर जनरल नहीं लिखा है। तो यूपीएससी पूछ देगा कि जो सॉलिसिटर जनरल है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कि नहीं, तो वो नहीं है। ठीक है, वो लॉ के द्वारा बना है, और जो लॉ उसको प्रोवाइड करता है दैट इज द लॉ ऑफिसर कंडीशंस ऑफ सर्विस रूल 1972 के अंडर में सॉलिसिटर जनरल को डिफाइन किया गया। ठीक है, एडवोकेट जनरल, शायद एक बार चेक करो क्या, एडवोकेट जनरल स्टेट लेवल पे है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, डाइवोर्स्ड मुस्लिम वुमेन इंटाइटल्ड टू मेंटेन अंडर द सेक्युलर स्टैट्यूट, सुप्रीम कोर्ट। ओके, तो यहां पे क्या बात हो रही है, वीमेंस के लिए हिंदू कोड बिल है, जो हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट, सिख्स हैं, लेकिन जो इनको छोड़ के जितने भी रिलीजन है, जैसे कि कौन सा, मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, ज्यूस, इन लोगों के लिए अपना खुद का पर्सनल लॉ लगता है। अब पर्सनल लॉ के साथ दिक्कत है कि वो पुरानी है, ओल्ड है, और उसको हम एक तरीके से एक ढर्रे में इंप्लीमेंट नहीं कर सकते क्योंकि इनजस्ट है। दिक्कत ये है कि जितने भी रिलीजन लिखे गए हैं सब पुरुषों के द्वारा लिखे गए हैं, तो वो वीमेंस के खिलाफ है। जो लिखेगा वो उसी के पक्ष में रहेगा ना। आप देखिएगा कि जैसे आप देखिएगा कि जब क्रिश्चियनिटी में जाइएगा तो जितना भी पावर है वो किसके हाथ में है, क्रिश्चियन जो पादरी होते हैं उनके हाथ में, क्योंकि उन्होंने ही लिखा, वही उसको गवर्न करते हैं, वही अपना अंदर इंटरप्रेट करते हैं। ऐसे आप मुस्लिम्स में जाइएगा तो जितने भी लॉ होते हैं किसके लिए डोमिनेंट होता है, मुल्ला मौलवीज, दे हैव द डोमिनेंस। ऐसे हर धर्म में होता है, हिंदूज में भी ऐसे है, जिन्होंने लिखा है और जो इंटरप्रेट करते हैं उन्हीं के हाथ में। वीमेंस का कोई रोल ही नहीं रहा है, तो हमेशा चीजें उनके खिलाफ हैं। तो धर्म के आधार पर जब भी करेंगे तो इसमें है एज पर द मुस्लिम लॉ, जो मुस्लिम, बाद में इस पे बहुत कहानी है। ये दिक्कत तब आई थी, एक साहबानो, एक मुस्लिम लेडीज थी, उनका डाइवोर्स हुआ। ठीक है, वो पहुंची सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब हमारा जो कॉमन लॉ है, जैसे एक हमारा जो पहले था अभी बदल दिए, पहले क्या था, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था ना पहले, जो अभी चेंज करके हमने उसको क्या लाया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लेके आया है। ठीक है, तो उसमें सेक्शन 127 था, 125, ओके, सेक्शन 125 था, वो डिफाइन किया है कि जब भी डाइवोर्स होगा उस कंडीशन में जो मेंटेनेंस वीमेन को होगा वो कितना दिया जाएगा। ठीक है, अब वो गई सुप्रीम कोर्ट में
कि ये तो मेरे राइट्स के खिलाफ है, इन्होंने तो कुछ दिया नहीं। मुस्लिम लॉ के अनुसार जितना इबादत का टाइम होता है, इदात इदात के टाइम के लिए ही मेंटेनेंस दिया जाता है। इदात का टाइम ये होता है कि शादी के बाद 3 महीने के आसपास का टाइम होता है, 3 महीने से 4 महीने। उसमें माना जाता है कि इसमें किसी भी दूसरे पुरुष से संबंध नहीं रहेगा उस महिला का, ताकि वो प्यूरिफाई हो सके, वो औरों से कोई मतलब नहीं रखेंगी, ताकि अगर कोई ऐसा है कि उनकी प्रेगनेंसी है या ऐसी कोई चीज है तो वो भी पता चल जाए कि वो बच्चा किसका है। दिस इज ऑल द थिंग इदात में है, ये पर्सनल मुस्लिम लॉ है। अब हो गया कि 3 महीने बाद जॉब नहीं मिला तो औरतों को ऐसे भी जॉब नहीं, कोई जिंदगी भर जॉब नहीं की और एक 50 की उम्र में थोड़ी जॉब मिलेगा। जॉब तो होता है कि आप जब शादी हुआ उसी समय आप, एक तो जॉब भी औरत करती है तो छुड़वा दिया जाता है अपने समाज में कि घर देखना है, शादी वो जॉब वाली लड़की नहीं चाहिए, शादी के पहले ऐसे ऐसे कंडीशन आ जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में साहबानों के पास नहीं था कुछ भी, तो साहबानों ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ये 3 महीने या 4 महीने या 5 महीने से मेरा क्या होगा। ओके, तो ऐसे कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो नॉर्मल लॉ है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है हमारा, उसके थ्रू जो हम देते हैं कि जब तक उस महिला का दूसरा शादी ना हो जाए, अगर शादी नहीं होता है तो पूरी लाइफ देना पड़ता है मेंटेनेंस। ओके, और जो पर्सनल लॉ है उसमें था कि जो बच्चा होगा उसको सिर्फ 2 साल के लिए दिया जाएगा, जो मेंटेनेंस है वो वाला खर्च। लेकिन एज पर द 125 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये जब तक बेटा उनका जवान ना हो जाए, मेजॉरिटी में ना चला जाए। पहले 18 साल के नीचे को माइनॉरिटी कहते हैं, 18 साल के बाद को मेजॉरिटी कहते हैं, एडल्ट कहते हैं, उस एज तक ना हो तब तक देना पड़ता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। अब उस समय की गवर्नमेंट थोड़ी सी होती है कि आपको डर भी रहता है कि मुस्लिम समाज दुखी हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो उस समय की गवर्नमेंट ने एक एक्ट लाया, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ द राइट ऑफ द डाइवोर्स एक्ट। वो सुप्रीम कोर्ट के अभी भी इस पे बहुत लड़ाई झगड़ा चलता है कि कांग्रेस ने पैसिफाई किया था, अपीजमेंट किया था मुस्लिम्स का। नॉर्मल नहीं, हमेशा बीजेपी आरोप लगाती रहती है कि आप मुस्लिम अपीजमेंट करते रहते हैं। एक रीजन ये भी है कि उस समय राजीव गांधी थे, उनके कुछ सहयोगी थे, उन्होंने सजेशन दे दिया कि ऐसे है कि मुस्लिम जो है समाज आपसे दुखी हो जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को आप हटाने के लिए, मतलब उसको बाईपास करने के लिए आप एक्ट ला दीजिए तो बाईपास हो जाएगा। तो उन्होंने लेके आया। इसको लेके काफी बवाल होता है। नॉर्मल गवर्नमेंट का ये होता है कि अगर किसी धर्म के मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट दे देती है तो सरकार खुश हो जाती है कि ठीक है, हम नहीं ले पा रहे हैं, कि दुखी हो जाएगी पूरी समाज, सुप्रीम कोर्ट के नाम पे कुछ मॉडर्नाइज हो गया तो वो उसको पास करवा देती है, उसको मेंटेन रखती है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा बाईपास किया, ठीक है। इसी के कारण उनको बाद में ये दिखाने के लिए कि वो मुस्लिम पैसिफाई नहीं कर रहे, बाद में जाके राम जन्मभूमि का ताला भी खोल के पूजा करवा दिया था, तो दोनों में वो फंस गए थे। बाद में चीजें और हो गई थी। आप पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में पढ़िएगा कि उसको लेके चीजें काफी बिगड़ती ही चली गई थी, ठीक है। तो जो सुप्रीम कोर्ट का अभी का जजमेंट है, उन्होंने कहा कि हम इसको मानेंगे सेक्शन 125 को, कि हस्बैंड को जो मंथली पेमेंट है वो देना पड़ेगा। वी डोंट हैव टू डू विद द इदात। इदात कहीं होगा, दिस इज द इदात पीरियड। हमें इदात पीरियड से कुछ नहीं लेना है, जो नॉर्मल लॉ है वी विल फॉलो दैट, ठीक है। चीजें समझ में आ रही है क्या है? ओवरऑल यही डिस्कशन है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। इसमें लिखा हुआ है, आप लोग एक बार रिवाइज कीजिएगा कि ये बच्चे का जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 2 इयर्स का जो पीरियड है वहां पे होगा। इनका ईदाद पीरियड है, ईदाद पीरियड भी आपको समझ में आ गया, व्हाट इज द ईदाद पीरियड। नॉर्मली ये होता है कि पहली बात पति का डेथ हो जाए, डाइवोर्स हो जाए, और ऐसे केस में कि कभी शादी कोई भंग कर दिया जाए, उसको एनलमेंट कहते हैं, ठीक है। तो डाइवोर्स, डेथ एंड एनलमेंट, इस पीरियड को ईदाद कहते हैं। समझ में आ रही है चीजें? इदाद का जो टाइमिंग होता है 3 महीने से लेके 4-5 महीने तक हो सकता है। ऐसा होता है कि 3 महीने जैसे डेथ हो गया तो गम ही रहेगा, तो उसमें वो शादी नहीं कर सकते, तो इसको इदाद कहेंगे। ओके, दिस इज क्लियर। इसी को लेके जजमेंट एक और, जो जज इसी केस में सेम में कई जज रहते हैं, एक जज ने जो लिखा है वो बोल रही है, जो दूसरी जज है नाग रत्ना इनका नाम है, ये भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। इन्होंने जज हैं, इन्होंने बोला है कि सिर्फ
पुरुषों को यही नहीं कि डाइवोर्स पे ही देना चाहिए, इन्होंने एक कदम और आगे जाके बोला है कि नॉर्मल भी कंडीशन में पुरुष को अपनी सैलरी का कुछ पार्ट वीमेन को देना चाहिए, क्योंकि वो अपना सब कुछ त्याग के घर का सब कुछ देख रही हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि दे डोंट हैव टू, मतलब बेग करना पड़े अपना पर्सनल चीजों को खरीदने के लिए। अब औरत है, उनको भी पर्सनल चीजें होंगी, कभी उन्हें अपना मेकअप का सामान खरीदना होगा, कभी उनके लिए कुछ गहने खरीदने होंगे, कभी साड़ी खरीदनी होगी, लॉट ऑफ नीड होता है। कभी हो सकता है कि वो अपने पति से नहीं बताना चाहती, कुछ ऐसी चीज हो जो खरीदनी चाहती है, दैट शुड बी द इंडिपेंडेंस। ऐसा थोड़ी है कि पति सब कुछ जाके, पैसा होता है तो इंडिपेंडेंस होता है, पैसा नहीं होता है तो आपको हर चीज के लिए जाके हाथ फैलाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं जो वीमेन है, जो वाइफ है, जिनको हम होम मेकर भी कहते हैं, तो उनके लिए भी वी शुड गिव समथिंग। अदरवाइज ऐसे केस में जब वीमेन्स के पास इकोनॉमिक ऑटोनॉमी नहीं होती है तो वल्नरेबिलिटी आ जाती है, उन पे वायलेंस के चांस ज्यादा बढ़ते हैं। जैसे अगर वुमेन्स देखिएगा, जो लोग जॉब करते हैं उन पे वायलेंस नहीं होता है, उनको रहता है कि वायलेंस हुआ छोड़ के मैं चली जाऊंगी, मैं अपना जॉब करती हूँ, आई विल लीव। लेकिन जो औरत मैक्सिमम जॉब नहीं करती हैं, वायलेंस के बाद भी उनको सह के रहना पड़ता है। ओके, तो देखिएगा कि इसी कारण जो वाइफ का मैक्सिमम हमारे समाज में जो सुसाइड होता है कि आग लगा के औरतें जल जाती हैं या जहर खा के जल जाती हैं, ये बहुत कॉमन है हमारे सोसाइटी में, क्योंकि वीमेन्स के पास इकोनॉमिक इंडिपेंडेंसी नहीं है, जॉब नहीं है, और उनको वायलेंस सहना पड़ता है, और एक हद ऐसा आता है कि दे हैव टू डाई, मोस्ट ऑफ द वीमेन। ठीक है, तो ये कंडीशन मैक्सिमम होता है। देखिए, अगर नॉर्मल है तो ऐसे होता है कि अगर कभी कभी पति अच्छा भी हो तो और भी चीजें होती है, मदर इन लॉ से नहीं बनेगा, सिस्टर इन लॉ से नहीं बनेगा, काफी कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। कॉम्प्लिकेशन इसलिए भी होता है कि हर आदमी को खुद का चलाना होता है, और थोड़ा भी कोई इंडिपेंडेंट हुआ तो उसको लगेगा कि वो ज्यादा ही अपने दायरे से बाहर जा रही है। आर यू गेटिंग ना चीजें कैसी हैं वीमेन्स के साथ। तो ये आप देखिएगा, इस चीज को मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप देखिएगा कि फॉरेन वाले कंट्रीज जहाँ यूरोप है, वहां पे आपको नहीं मिलेगा कि कोई आग लगा के औरत मर गई, मतलब इस कारण की पति से उसका वायलेंस हो रहा है, क्योंकि वहां पे इंडिपेंडेंसी ज्यादा है। वहां पे डाइवोर्स इज वेरी इजी, यहाँ पे डाइवोर्स भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जल्दी लोग डाइवोर्स होने ही नहीं देंगे, इतनी ज्यादा प्रेशर बना दिया जाएगा कि डाइवोर्सी से कोई शादी ही नहीं करता है। फॉरेन कंट्रीज में, यूरोप में डाइवोर्स को नहीं लेते हैं, डाइवोर्स है वो तुरंत शादी कर लेंगे, दैट डजंट मैटर, उतना नहीं मैटर करता, जहां यहाँ पे नहीं होता है। डाइवोर्स के पास खासकर औरतों का शादी नहीं होता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। दैट इज द नॉट केस, एंड इसीलिए यहाँ पे डाइवोर्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और इसीलिए जो सुसाइड वीमेंस का होता है, खासकर ये आग जला के या ये जहर खा के औरतों में, वो इसके कारण होता है। जस्ट एक पॉइंट मैं दे रहा हूँ, ठीक है, चीजें समझ में आ रही हैं, चीजें कैसे चल रही हैं। तो दिस इज द थिंग दैट सी हैज मेड। नेक्स्ट है पेरियार टाइगर रिजर्व। पेरियार टाइगर रिजर्व इज इडुक्की डिस्ट्रिक्ट जो है वो वहां पे है, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट के आसपास के एरिया है, जो खासकर हमारा हिल्स, जो हिली एरिया है ना वेस्टर्न घाट का, केरला का, वहां पे है। तो ये तो न्यूज खासकर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन इसमें है कि जो पेरियार नेशनल पार्क एंड द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है, इसकी खासियत है इसके पास दो रिवर्स है, पेरियार रिवर भी है एंड पाम्बा रिवर है। तो ये पूछ सकता है प्रीलिम्स में कि ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है जिससे दो रिवर होके गुजरती है, तो वो नेशनल पार्क जो है पेरियार नेशनल पार्क है, वो है। ओके, यहाँ पे एलिफेंट एंड टाइगर्स दोनों पाए जाते हैं, तो ये भी एक अलग खासियत है। तो प्लीज रिमेंबर दिस टू थिंग कि यहाँ पे एलिफेंट भी है एंड यहाँ पे टाइगर्स भी है। पेरियार एंड द पाम्बा रिवर, पंबा, and Bengal tiger and the Asian elephants। हो गया। नेक्स्ट न्यूज अगेन, दिस इज नथिंग, पेगासस जो है स्पाईवेयर है। स्पाईवेयर का मतलब चुपके से आपके मोबाइल में जाएगा और वो आपके सारी इंफॉर्मेशन बता देगा। ये इसलिए न्यूज में था क्योंकि लास्ट टू लास्ट ईयर जो अपोजिशन थे, जैसे माना जा रहा था कि एप्पल ने अलर्ट किया था कि इंडिया में जितने भी अपोजिशन लीडर हैं उनके मोबाइल में ये पाया गया था, मेन में जैसे राहुल गांधी के भी मोबाइल में पाया गया था। तो इसको लेके ये था कि गवर्नमेंट करा रही है, क्योंकि पेगासस का जितना भी कॉन्ट्रैक्ट था ये गवर्नमेंट ओन्ड था, गवर्नमेंट ने अपने ही ओन किया था, उन्होंने ठेका लिया था। तो इसीलिए माना जाता था कि इसको लेके बहुत बवाल हुआ था, कई दिन तक पार्लियामेंट चला नहीं था, लास्ट टू लास्ट ईयर देखिएगा आप, ये काफी न्यूज में था। तो बस ये जानिए कि दिस इज द स्पाईवेयर, और उससे इंफॉर्मेशन जो
प्राइवेट इंफॉर्मेशन है दैट वाज ट्रांसफर्ड टू द अदर पर्सन हु इज, जैसे होगा थोड़ा भी आप कहीं पे भी क्लिक करेंगे वहां पे एक ऑप्शन आएगा और उसके थ्रू ये पेगासस आप में डाउनलोड हो जाएगा और आफ्टर दैट इट विल बी सेंडिंग ऑल द इंफॉर्मेशन। वहां तक कि यहाँ तक कि माइक भी ऑन कर ले रहा था कि आप नॉर्मल लगेगा कि माइक आपको लगेगा कि ऑफ है, पर ये वायरस के थ्रू वो ऑन कर रहे थे दूर से ही। तो ये सब चीजें थी इसमें। ये वाला न्यूज तो देखा ही है, जजमेंट जो इन्होंने बोला है उसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है कि रसिया इंडिया एग्री टू गो अहेड विद द ट्रेड इन द नेशनल करेंसी। तो इसमें यह है कि हम चाहते हैं कि हम उनका जो रशिया का मनी है क्या है, रूबल, हाँ, और काफी करीब है, ज्यादा उसमें डिफरेंस नहीं है। इंडिया का जो पैसा है और रसिया का पैसा है, मुझे लग रहा है ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों के बीच में, ठीक है। तो वहां पे ये है कि ये एग्रीमेंट हुआ है कि मैं जो भी खरीदना होगा तो रुपीस दूंगा और आप मुझे रूबल दीजिएगा तो दिक्कत नहीं होगा। तो दिस विल बी मेक अस इंडिपेंडेंट ऑफ द यूएस डॉलर, दिस इज द मेन थिंग, ओके। फिर इन्होंने ये भी कहा है कि जो अभी इंडिया और रसिया के बीच में ट्रेड है, तो रसिया इज द 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, अभी का जो स्टेटस है, तो इसको हम इंक्रीज करना चाहते हैं, ठीक है। ये दो इंफॉर्मेशन मेन है, यू शुड नो। फिर इन्होंने क्रिटिसाइज किया है, अगर आपसे मैं पूछूं कि रसिया ने क्यों अटैक किया, रसिया ने यूक्रेन पे क्यों अटैक किया? रसिया सिर्फ ये चाहता था कि यूक्रेन न्यूट्रल रहे, कोई ऐसे कंट्री का आर्मी ना आए उसके पास, यूक्रेन के पास, उसके बॉर्डर एरिया में, जो उसकी एडवर्सरी है। अब यूक्रेन चाहता था कि नाटो का मेंबर बने, एंड नाटो क्या है, लीडरशिप ऑफ द यूएस एंड एंटी रसिया। तो कहीं ना कहीं उनको डर है कि अब इतना पास हो गया, अटैक कब करीब हो जाएगा। जैसे आप दूर से मुझे डंडा लेके कहें कि मार दूंगा मार दूंगा, तो मुझे लगेगा ठीक है अभी दूर है, आप एकदम बगल में आ जाए तो मैं भी कुछ एक्शन लूंगा ना कि अब तो मारेगा, है ना, कि दुश्मनी है, दूर से है तो नहीं लड़ाई उतनी वो दिखती है। लेकिन जितने करीब दुश्मन आ जाए तो डर बढ़ेगा ना कि अब आ गया। जैसे आपका किसी गांव में लड़ाई हुआ हो और किसी ऐसे एरिया में जाके जहां आपने पहले मार के भागा हो, तो अब आप जाएंगे तो डर लगेगा ना कि मतलब या तो वहां की लोग आपके पास आ रहे हो पूरी जनसंख्या में अपना पूरा वेपन लेके, क्योंकि अब जब यूक्रेन पार्ट होगा नाटो का तो नाटो की आर्मी आएगी ना यूक्रेन में, पूरा हथियार रखेंगे, बम, न्यूक्लियर बम सब आएगा। तो कभी भी जैसे जो अटैकिंग टाइम है कम हो जाएगी ना, दूर से अगर कोई हथियार चला के मार रहा है फिर भी आप कैच करेंगे, तुरंत ही आके झटके से निकाल के मारेगा तो कैसे करेंगे, तब आपका रिएक्शन पीरियड कम हो जाएगा ना जब पास से अटैक होगा। तो दिस इज द मेन रीजन, ओके। फिर भी उनके बीच में एक समंदर का गैप है और उस एरिया से उनको लगता था, अभी वो फिर से मतलब ज्वाइन करने के लिए तेजी से कर रहे हैं, उनको भी तो डर है, अभी उन्होंने स्टार्ट किया ज्वाइनिंग का। हाँ, ऊपर जो आर्कटिक वाले एरिया में, लेकिन ये वाला वहां पे मेन है कि उनको इसलिए कम है कि वो एक तो टफ टेरेन है, ठंड इतनी है कि वहां पे आबादी नहीं है, लेकिन यूक्रेन मेन लैंड में है। और दूसरी दिक्कत ये है कि मेडिटेरियन सी भी इनके बहुत पास है, तो इनका ट्रेड भी है। उधर वाला तो आर्कटिक बंद रहता है, इतना ठंड है, ना इनकी आबादी है ना उनकी आबादी है। यहाँ पे इंस्टॉलेशन या यहाँ पे अटैक का ज्यादा चांस है, तो इसीलिए यहाँ पे ज्यादा वल्नरेबिलिटी है, ठीक है ना। तो ये रीजन है। और दिक्कत ये भी है कि एक चीज और है कि यूक्रेन इनका बहुत करीबी था, जब यूएसएसआर था तो बहुत से सीक्रेट यूक्रेन को पता है। यूक्रेन से के भी कई ऐसे थे जो लीडर थे, वो रसा यूएसएसआर के मेन लीड कर रहे थे। अपना मेन न्यूक्लियर जो आर्सेनल था, जितने भी बम थे, वो यूक्रेन में भी रखा था रसा ने। तो इस सब चीज को लेके यूक्रेन को लेके ज्यादा सीरियस होता है। जैसे इंडिया का है, तो इंडिया कहाँ पे ज्यादा सीरियस हो जाएगा, बॉर्डर एरिया, बॉर्डर एरिया को लेके ज्यादा सीरियस हो जाएगा ना, जहाँ पे भी चीजें प्लेन वाला एरिया है। जैसे अभी भी कश्मीर में हम है तो ठीक है, वहां पे लड़ाई चल रही है, लेकिन जिस दिन राजस्थान वाले बॉर्डर पे आ जाए, पंजाब वाले पे आए, तब तो और ज्यादा हमें दिक्कत हो जाएगी ना, क्योंकि प्लेन है ना, वहां पे अटैक करना और ईजी है, तो वहां पे हम और ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे। तो दिस इज द रीजन। आपका बात सही है कि बॉर्डर वहां पे भी है, लेकिन वहां पे है कि वहां पे वल्नरेबिलिटी ऐसा रसा को लगता है कम है, यूक्रेन को लेके रसा ज्यादा सीरियस है। दिस इज द रीजन, ओके। और दूसरी चीज ये भी है कि फिनलैंड और नॉर्वे और स्वीडन, ये तीनों कंट्रीज युद्ध को लेके ज्यादा वो भी नहीं रखते हैं, उनकी आर्मी और भी नहीं है, वो मैक्सिमम अपने सोशल ह्यूमन इंडिकेटर पे ही काम करते हैं। तो वो ज्यादा एग्रेसिव नहीं भी रहते हैं, वो भले ज्वाइन भी कर लिए, लेकिन वो मैक्सिमम न्यूट्रल ही बनने की कोशिश करते हैं। तो एक रीजन ये भी था। नेक्स्ट न्यूज, एनजीओ वर्किंग ऑन द राइट्स इशू लॉस द एफसीआरए
फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट रजिस्ट्रेशन। तो एफसीआरए क्या है? दिस इज द रेगुलेटरी एक्ट कि अगर मैं एनजीओ हूं, एनजीओ हूं तो मैं समाज में काम करूंगा, कहीं पे हॉस्पिटल के लिए, कहीं पे दवाइयाँ बांटूंगा, कहीं बाढ़ आ गया तो जाके वहां पे लोगों को खाना दूंगा, कपड़ा दूंगा, फिर जहाँ पे गरीब बच्चे हैं वहां पे जाके मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा। ठीक है, यही सब चीजें है ना। अब एनजीओ है, जब ये सब चीजें करेगा, गरीब के लिए करेगा, तो गरीब पैसा देने में कैपेबल नहीं होता है, तो उसको फंडिंग चाहिए होती है। तो फंडिंग कहाँ से करे? गरीब देश इंडिया में तो इतने हैं नहीं कि सबको ही दे दे, फॉरेन से डेवलप्ड वर्ल्ड है तो उनको देना पड़ता है, तो वो दे देते हैं। ओके, तो ऐसे कंडीशन में है कि अब जब फॉरेन से पैसा लेके आ रहे हैं तो कई बार डर ये बन जाता है कि फॉरेन वाला क्या पता एंटी नेशनल एक्टिविटी के लिए करा रहा हो, वो पैसा दे 100 करोड़, क्या है कि 10 करोड़ से आप अपना एनजीओ चला लीजिएगा, 80 करोड़ इसलिए दे रहा हूँ कि इंडिया में कोई भी डेवलपमेंट का काम हो उसे रुकवा दीजिए, क्योंकि उससे हमको घाटा होगा। अगर फैक्ट्रियां यहाँ लगे तो जब हम यूरोप से या यूएस से जो चीजें मंगा रहे हैं वो तो हम खुद बना लेंगे, कंपटीशन बढ़ जाएगा, हमारा खुद का सेल्फ डिपेंडेंसी होगा। तो ऐसे कंडीशन में एंटी नेशनल एक्टिविटीज होने लगती है। तो ये एक्ट बनाया गया कि ऐसा कोई फंडिंग हो जिसमें थोड़ा भी शक हो कि एंटी नेशनल एक्टिविटी है, तो हम उस फंड को लेने से मना कर दें उस एनजीओ को। ठीक है, तो इस एनजीओ का ये दिक्कत है कि बीच में सरकार के खिलाफ ये आरोप लगने लगा कि सरकार कोई भी ऐसा एनजीओ, अब एनजीओ सिर्फ दवा और सिर्फ एजुकेशन में ही नहीं काम करती, कुछ एनजीओ हैं जो रिसर्च करते हैं कि कोई पॉलिसी गवर्नमेंट की बन रही है तो उस पॉलिसी का इम्पैक्ट लोगों पे क्या पड़ेगा। होता है ना कि वो पूरा डेटा सर्वे करवा रहे हैं, इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा उसके लिए वो करेंगे, जैसे ग्रीन पीस है। ठीक है, इंटरनेशनल ये है, यहाँ पे दिया हुआ है, देयर इज द सेंटर फॉर द पॉलिसी रिसर्च। ओके, तो ये सब एनजीओ हैं, ये सब पॉलिसी पे रिसर्च करते हैं। अब जब आप पॉलिसी पे रिसर्च करेंगे या इन्वायरमेंट पे रिसर्च करेंगे तो आप कुछ ऐसा भी रिपोर्ट देंगे जिससे कि सरकार की चीजों को बुरी लगे, कहेंगे अरे सरकार यहाँ पेड़ कटवा रहा है, यहाँ पे इन्होंने फॉरेस्ट कम करवा दिया, यहाँ ट्राइबल को हटा दिया, तो सरकार को बुरा लगने लगता है। और ऐसे कंडीशन में, ऐसा आरोप लग रहा है, ऐसे कंडीशन में सरकार क्या करेगी कि आरोप लगाएगी कि ये वाला जो एनजीओ है ये फॉरेन से हमारे एंटी नेशनल एक्टिविटीज में है, इसलिए प्रोटेस्ट कर रहा है क्योंकि भारत का जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसको नहीं करने देगा, और ऐसे केस में वो कैंसिल कर देगा, कैंसलेशन ऑफ देयर रजिस्ट्रेशन। अब कैंसिलेशन हो जाएगा तो वो पैसे नहीं ले पाएंगे और दे कैन नॉट वर्क। रिसर्च भी कर रहे हैं, उसमें भी तो पैसे चाहिए कि लोगों को भेजना पड़ेगा इंटरव्यू लेने के लिए, लोगों को गांव में भेजना पड़ेगा उनके राय जानने के लिए, लोग को लगाना पड़ेगा कंप्यूटर पे सब कुछ लिखने के लिए, सर्च करने के लिए गूगल पे कि किसका क्या है, लोग चाहिए होंगे ना, तो वो सब बंद हो जाती है। तो अभी तक देखिएगा कि नियर अबाउट 2015 से जब ये गवर्नमेंट आई है तो 1600 एनजीओ का रजिस्ट्रेशन कैंसल्ड हो चुका है कि वायलेट कर रही है ये डिफरेंट एरिया में। जैसे कि एक मैंने बताया कि एंटी नेशनल एक्टिविटीज हो जाएगा, एंड अदर एरिया कि उन्होंने टैक्स नहीं दिया, इन्होंने ये नहीं किया, तो उसको लेके तो हमने देखा कि सेंटर फॉर द पॉलिसी रिसर्च कई जगहों पे ऐसे रिपोर्ट दी है। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने एक दिया है कि अदानी ग्रुप कहीं पे काम कर रही थी, अदानी ग्रुप कहीं पे काम कर रही थी गुजरात में, तो इन्होंने रिपोर्ट दिया कि इससे जो उस वहां का इन्वायरमेंट है, कंपाउंड इन्वायरमेंटल हैजार्ड्स है वो इंक्रीज हो जाएगा, हेल्थ रिस्क बढ़ जाएगा वहां के जो ट्राइबल पीपल है, एंड पोल्यूशन बढ़ जाएगा। तो ऐसे केस में उस एरिया के लोगों के लिए ये सही नहीं है। अब तुरंत इसका इन्होंने क्या करा, कैंसिल कर दिया रजिस्ट्रेशन, ऐसा इन्होंने आरोप लगाया। जो इस एनजीओ का हुआ है, ये एनजीओ काम कर रही थी CACIM, इसका फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर द क्रिटिकल एक्शन सेंटर्ड इन मूवमेंट। ठीक है, तो यहां पे ये क्या कर रहे थे, इन्होंने रिपोर्ट दिया, रिपोर्ट हमेशा फेवर में तो होगा नहीं, कभी कभी तो अगेंस्ट में भी जाएगा। तो ये आरोप लग रहा है गवर्नमेंट पे, जो एनजीओ लग रहे हैं, और इस आरोप को कई जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, फ्रांस ने भी क्रिटिसाइज किया है, यूएस ने भी क्रिटिसाइज किया, कहीं यहाँ पे दिया हुआ है कि ऑल दे हैव क्रिटिसाइज ऑल दिस थिंग। ठीक है, कहीं ना कहीं दिया होगा यहाँ पे। ठीक है, चीजें समझ में आ रही हैं। इसमें 2 अमेंडमेंट हुआ है, 2020 में अमेंडमेंट हुआ, वहां पे इन्होंने ये कंपलसरी कर दिया कि हर एनजीओ को अपना आधार कार्ड भी देना पड़ेगा, और दूसरा 2022 में अमेंडमेंट करके बोला कि जो पहले हर 3 महीने पे आपको रिपोर्ट देना पड़ता था कि किसने कब पैसा दिया, उसको अब ईयरली बेसिस पे करेंगे। तो ये समझ में आ रहा है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ये रेगुलेशन एक्ट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे यूपीएससी ने 2 बार क्वेश्चन पूछा है।
यहाँ पे इस एक्ट के बारे में मैं दिया हूँ यहाँ पे, तो एक बार आप लोग रिवाइज कीजिएगा। जितना चीज़ है मैंने बता दिया है कि क्या क्या है। अमेंडमेंट ये है, 2022 का अमेंडमेंट है, 2020 का अमेंडमेंट है, मेनली किस लिए है, तो ये सब चीज़ें मैं मैक्सिमम क्लियर किया हूँ। एक बार रिवाइज कीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट न्यूज है, दिस इज वाई इज इंडिया ड्रिलिंग ए 6 किलोमीटर डीप होल इनटू द महाराष्ट्र। 6 किलोमीटर गहरा। आप सोचिए, नीचे हम लोग 50 मीटर गहरा खोदते हैं तो पानी वानी स्टार्ट हो जाता है आना। 10 फीट पे भी आ जाता है, 50 फीट पे तो एकदम वो अंदर जाने लगते हैं। और 6 किलोमीटर हम नीचे जमीन में खोद रहे हैं, ठीक है। खोज इसको करने का मेन मतलब होल करने का मेन रीजन है कि हम जानना चाहते हैं कि पृथ्वी के अंदर, जैसे माना जाता है कि नॉर्मल जो पृथ्वी का है कि वो प्लेट्स पे है। जैसे अर्थ का अभी आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे कि ये कोर है, कोर के ऊपर मेंटल है, और मेंटल के ऊपर हल्का सा परत जो है वो क्रस्ट है। ये क्रस्ट है। अब ये क्रस्ट माना जाता है कि ये ऐसा नहीं है कि एक दूसरे से जुड़ा है, ये टूटा हुआ है प्लेट्स में। प्लेट्स है, प्लेट्स में टूटा है। जैसे कि यहाँ मानी यहाँ यहाँ ये टूटा है, फिर यहाँ से यहाँ ये टूटा है, यहाँ से यहाँ ये टूटा है, यहाँ से यहाँ टूटा है, यहाँ से यहाँ टूटा है। वो ज्योग्राफी में आपको पढ़ाया जाएगा। अब दिक्कत है, पहले माना जाता था कि जब भूकंप आता है तो पहले ये माना जाता है कि पृथ्वी नाग देवता के सर पे है, नाग देवता सर हिला रहे हैं तो भूकंप आ रहा है। फिर जब हमने रिसर्च किया, जब हमारे पास टेक्नोलॉजी आई, दूरबीन बना, तो देखा अरे नाग देवता तो है नहीं यहाँ पे, तो वो हवा में ग्रेविटी के में वो कर रहा है, ठीक है। बहुत मैं बचपन में भी यही सोचता था कि जब भूकंप आता था तो हम लोग को लगता था, क्योंकि टीवी में सीरियल में यही हम लोग देखते थे, वो आता थे ना बहुत से सीरियल, तो उसको देख के यही लगता है। लेकिन जब हम पढ़ते हैं, रिसर्च होता है, तो हमें पड़ता है कि वो ग्रेविटी के कारण वो रिवॉल्व कर रहा है, वो कहीं पे भी वो स्टेबल नहीं है। दैट इज द रोटेटिंग, रिवोल्यूशन एंड द रोटेशन दोनों हो रहा है, ठीक है। भूकंप इसलिए आता है कि जो ये प्लेट्स हैं, अब इनको मैं ऐसे गोल हैं ये, लेकिन मैं ऐसे समझाऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये ऐसे ऐसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यहाँ पे दोनों आके टकराए हैं, इनमें फोर्स बहुत है। एक कभी मानिए उसके बीच में कंकड़ यहाँ पे लगा दूं, यहाँ पे कंकड़ फंसा है और ये दोनों एक दूसरे को दबा दें, कंकड़ एक छटक गया। जैसे आप दो चीजें के बीच में कंकड़ दबाइए, कंकड़ जब छटकता है तो एक बहुत तेज दोनों लड़ते हैं, टकराते हैं ना। तो ये जब एक दूसरे से लड़ते हैं देन पूरा शेक होता है, ठीक है। शेक होता है तो हिलता है तो मजा तो आता है हम लोग को, केवल हिले तो हम लोग तो मजे लेंगे, एक झूला झूलने टाइप का होगा। लेकिन जब ये चीजें हिलती हैं पृथ्वी ऐसे ऐसे, तो जो आसपास की बिल्डिंग है वो गिरने लगती है, तो उसे डेथ होता है, उसे हमारी प्रॉपर्टी चली जाती है। केवल अगर भूकंप आए तो वो तो एक तरीके से इंजॉयमेंट होगा, चुपचाप बैठ के हम लोग झूला झूलेंगे, मजा आएगा। लेकिन दिक्कत यह है कि उससे काफी प्रॉपर्टी एंड कैजुअलिटी होती है, दैट इज द मेन रीजन, ओके। अब हम ये नहीं जानते, जैसे अंदर हमें सिर्फ पता है कि एनर्जी रिलीज होती है, टकरा रहे हैं, लेकिन हमें एग्जैक्ट कुछ दिखता नहीं है। सिर्फ हमें जब टकराता है तो लगता है भूकंप आ गया, क्योंकि नीचे से कुछ आता नहीं है। थोड़े बहुत जो ज्वालामुखी आते हैं वो भी नहीं बताते कि अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है, वो सिर्फ बताते हैं कि मिट्टी ऐसा रहा होगा, वो भी हमें एग्जैक्ट नहीं पता होता, क्योंकि वो पिघल के फिर जमता है, शेप उसका भी चेंज होता है। कभी सॉलिड नीचे रहता है, फिर वो पिघल के थोड़ा सा स्थैनोस्फीयर हो जाता है, चिपचिपा जैसे प्लास्टिक पिघलाते हैं उस टाइप का होगा, और बाद में सॉलिड हो जाएगा। तो हम इस प्रोजेक्ट के द्वारा हम डायरेक्ट खोद के नीचे जा रहे हैं कि ये देखने की असली में वहां पे क्या है, ओके। तो हमें रियलिटी में स्ट्रक्चर पता चलेगा कि क्या है वहां पे, कैसे है। चीजें समझ में आ रही हैं? जो भूकंप आता है, भूकंप समझ में आया कैसे होता है? प्लेटें टकरा रही हैं और उनमें एनर्जी रिलीज हो रही है। इसी को जैसे कंकड़ वाला एग्जांपल दिया ना, कंकड़ को समझे कि वो दोनों दबा रहे हैं तो एनर्जी खूब हो जा रहा है, और एकाएक कंकड़ छटक रहा है तो वो दोनों टकरा रही हैं, तो एनर्जी रिलीज हुआ, तो एक दूसरे के कारण वहां पे वाइब्रेशन होगा। दिस विल बी द सेम फॉर द, जैसे अगर ये जमीन पे आया तो भूकंप आ गया, लेकिन वही पानी में आया समंदर के अंदर में तो उसको सुनामी कहते हैं। सुनामी में क्या होगा, थोड़ा सा और आपको ज्योग्राफी में बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, मैं अभी सिर्फ ऐसे बता दे रहा हूँ। जब भूकंप आएगा तो पृथ्वी का शेप थोड़ा ऐसे होगा, थोड़ा सा नीचे जाएगा ऊपर आएगा, तभी तो यही तो होता है। तो जब नीचे आएगा और समंदर यहाँ पे हजारों किलोमीटर दूर पानी भरा है,
तो ये पानी पहले नीचे जाएगा, तो जो कोस्टल एरिया से पानी इसमें भरेगा गड्ढे में, तो लगेगा लोगों का अरे पानी जा रहा है, तो लोग देखने जाते हैं, अजूबा हो रहा है आज, डेली तो यहीं पे था, लोग और अंदर जाने लगते हैं। फिर देखते देख नहीं होता है कि आगे देखे, नहीं लड़ाई वड़ाई होता है तो लोग और आगे जाते हैं देखने के, अच्छा क्या हो रहा है, सुनने के लिए, हाँ कि क्या हो रहा है बगल में, ठीक है, लोग चले जाते हैं बहुत दूर तक। फिर ये जब ऊपर आता है, ये नीचे नहीं रहता है, कुछ देर बाद ये ऐसे होगा। अब पानी यहाँ जो जमा था वो एकाएक कोस्ट के आगे तूफान बन के जाता है, ठीक है, तो उसी में लोग गायब हो जाते हैं। वो 8 किलोमीटर तक उसका लहर बहता है और वो कोस्टल एरिया से बहुत आगे तक चला जाता है। अब जो लोग अंदर गए हो तो गायब हो जाएंगे ना। आर यू गेटिंग ना क्या होता है सुनामी में? पहले समंदर के अंदर ये नॉर्मल है, जब भूकंप आया तो थोड़ा सा ऐसे हुआ और फिर थोड़ी देर बाद ये ऐसे हो जाएगा। तो ये जो पानी यहाँ पे भरा था वापस लहर बन के कोस्टल एरिया में जाएगा और जो लोग देखने जा रहे थे कि आज अजूबा हो रहा है वो उसमें गायब हो जाते हैं। और इसीलिए जो कैजुअलिटी हुई थी 2004 में, सुनामी आया था तमिलनाडु में, ये यहाँ पे इंडियन ओशियन में जो आया था तब 2000, हाँ, तो खासकर उसका कोस्टल एरिया सब जुड़े हैं, तो काफी लोगों का डेथ हुआ था तमिलनाडु में, आंध्रा में। इसका यही रीजन था कि सुबह आया था, सुबह लोग कोस्ट पे जाते हैं घूमने और लोगों को लगा अजूबा हो रहा है, रोज तो नहीं होता था, आज हो रहा है। उस दिन वहां पे थोड़ा सा सबडक्शन हुआ था, सबडक्शन का मतलब थोड़ा सा नीचे गया था, फिर वो ऊपर आया था, तो लोग चले गए बहुत अंदर, फिर एक पानी आया तो लोग काफी डेथ हुई थी। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप लोगों को तो पता होता, अब तो कोई नहीं जाएगा। तो ये सब चीजें हो तो आपको अजूबा में हमेशा देखने नहीं जाना चाहिए, थोड़ा सा कॉशस भी रहना चाहिए, खतरा भी हो सकता है, ठीक है। चीजें समझ में आ रही हैं? अब इसको नापने के लिए दो स्केल होता है, जब भूकंप आती है तो उसको नापने के लिए दो स्केल होता है। एक का नाम है रिक्टर स्केल, जैसे होता है ना इंच टेप से आप लेंथ मापते हैं, तो जब भूकंप नापने के लिए एक रिक्टर होता है, एक मरकैली होता है, ठीक है। मरकैली नाम लिख दो, मरकैली स्केल होता है, ठीक है, मरकैली, MARCALI, मरकैली स्केल। रिक्टर स्केल में क्या है, मैग्नीट्यूड वो नापेंगे, फोर्स नापेंगे कि कितने झटके से ये चीजें लड़ रही हैं, ठीक है। रिक्टर में मैग्नीट्यूड नापेंगे, लिख लीजिए, दिस विल बी द, इट विल मैग्नीट्यूड, यहाँ पे कहीं दिया भी होगा, नहीं दिया है। मैग्नीट्यूड का स्पेलिंग पता है ना कि लिखूं? और मर्केली जो होगा वो इंटेंसिटी नापेगा। इंटेंसिटी का मतलब कि कितना बिल्डिंग ढहा है, कितने लोग मरे हैं, ये फोर्स से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में कई बार रिक्टर स्केल मैग्नीट्यूड कम होता है पर इंटेंसिटी जो मर्केली स्केल पे ज्यादा हो जाएगा। जितना ज्यादा, जैसे मानिए 7.5 है रिक्टर का, इसका मतलब बहुत ज्यादा भूकंप आया है, 4-5 तक माना जाता है कि छोटा है, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा है कि 5 ही पे आएगा, रिक्टर पे वो 5 रहेगा, लेकिन मरकैली पे वो 7 हो सकता है। क्यों? क्योंकि वहां पे डेथ ज्यादा हो जाएगी, इंटेंसिटी कम है। कई बार ज्यादा है, अगर बिल्डिंगें मजबूत हैं तो ज्यादा आके भी लोग बच जाएंगे, तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी, तो मरकैली कम देगा। लेकिन हो सकता है कि कोई गरीब एरिया है जहां पे स्लम्स हैं, बिल्डिंगें बहुत कमजोर बनी हुई हैं, वहां पे सारी की सारी बिल्डिंगें ढह गई, तो वहां पे कम भी आया, छतें गिर गई, छतें पुरानी है, तो वहां पे डेथ ज्यादा हो जाएगा, प्रॉपर्टी का लॉस ज्यादा हो जाएगा, तो मरकैली स्केल पे वो 8 दिखा देगा, रिक्टर पे वो 5 रहेगा, ठीक है। कई बार है कि रिक्टर पे 7 है लेकिन वहां की कंस्ट्रक्शन को बहुत अच्छा है, जैसे जापान, जापान में कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छा है, तो वहां पे कितना भी हाई आता है बिल्डिंगें नहीं गिरती हैं, देयर टेक्नोलॉजी इज वेरी हाई, ठीक है। तो वहां पे मरकैली होगा वो नीचे होगा। क्लियर? सुनामी क्लियर हुआ? सुनामी क्या है? जो हम ये प्रोजेक्ट चला रहे हैं, अब जैसे मैं एक नॉर्मल ये बता रहा हूं कि ये रीजन होता है, ठीक है। अब कई बार ऐसा होगा कि सिर्फ इस प्लेट्स के कारण नहीं भूकंप आता है। कई बार जब हम डैम बनाते हैं, डैम डैम में क्या होता है कि पानी नदी से बह रही है यहाँ, और यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्शन कर दिया, कहीं घाटी टाइप का है, बीच से नदी बह रही है, यहाँ माउंटेन है, यहाँ माउंटेन है, एक
दूसरे तरीके से बनाता हूं। यहाँ माउंटेन एरिया है, यहाँ से नदी बह रही थी, दूर से आ रही है नदी, बीच में बह रही है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक दीवार बना दिया बड़ा सा। इधर पूरा का पूरा जो वैली है वहां पे पानी भर जाएगा, भरेगा। खासकर जब मानसून आएगा, जब जुलाई अगस्त सितंबर, जब खूब बारिश होती है तो यहाँ पे पानी बहुत हाई चला जाएगा। फिर जब बाढ़ का सीजन के बाद जब चीजें छोड़ी जाएंगी, एकाएक पानी भर गया, पानी छोड़ा, एकाएक कम हुआ तो पानी कम हो गया। कभी आप बाल्टी लीजिएगा और कहीं दलदल होगा, वहां पे रखिएगा, हिलता है जमीन, दलदल वाला एरिया है, आप रखेंगे हिलेगा। सीमेंट का कभी देखिएगा कि हुआ हो, ये चीजें सीमेंट का कुछ मटेरियल बनाया हो, पानी लगा के नहीं उसको मटेरियल बनाते हैं। या दलदल की ही बात सोचे, एक बाल्टी पानी डालिए, फिर वहां पे एक पूरा बड़ा सा ड्रम में कर दीजिए तो और हिलेगा, हिलेगा ना। फिर बड़ा और टैंक जाके लगा दीजिए तो और हिलेगा, नीचे जाएगा जमीन, दलदल वाला। सोचिए कि अगर कई किलोमीटर का हम बांध बना दें, जमीन पर असर होगी, वहां पे जमीन हिलेगी। जब पानी बारिश खूब आएगा, एकाएक और नीचे जाएगी जमीन। जब पानी छोड़ेंगे मानसून के बाद, जमीन ऊपर जाएगी, जाएगी। तो वहां पे भी आसपास वहां पे भूकंप आने लगता है। हो सकता है उसका इम्पैक्ट जो नीचे आपस में जुड़े हैं प्लेट्स, उस पे भी हो, प्लेट्स पे कभी अच्छा नीचे गया, वो प्लेट्स लड़ा, फिर आपस में लड़के आगे पीछे हो, तो उसके कारण भी ये भूकंप आता है। क्लियर हो रहा है? इसको हम बोलते हैं रिजर्वायर इंड्यूस्ड सेस्मिक एक्टिविटीज। यहाँ पे मैं स्पेलिंग यहाँ पे दिया हुआ है तो ये लिख लीजिएगा। रिजर्वायर ट्रिगर्ड अर्थक्वेक किसको कहते हैं? इसको रिजर्वायर इंड्यूस्ड सेस्मिक एक्टिविटी भी कहते हैं। ठीक है, अब ये मेनली होता है जब हम डैम बनाते हैं या कोई बांध बना दिया, कोई रिजर्वायर क्रिएट किया तो होगा। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, ये इंटेंसिटी काफी हाई होती है। ये डैम बहुत बड़े बड़े होते हैं। ये डैम देख रहे हैं महाराष्ट्र में, जहाँ पे वो होल खोदा जा रहा है, उस एरिया में कोयना रिवर है, और उस कोयना रिवर के कारण ये यहाँ पे आसपास के जो सिटीज हैं वहां पे काफी अर्थक्वेक आते हैं। यहाँ पे डैम बनाया गया, वहां कुछ ऐसा नहीं है कि प्लेट उलेट लड़ रहे हैं। नॉर्मल जब मानसून में पानी बहुत भरेगा तो वहां पे झटके आते हैं, जब पानी छोड़ते हैं तो उस एरिया में हमेशा भूकंप आता रहता है। तो इसको जानने के लिए हम वहां पे इस प्रोजेक्ट को लाए हैं, जिसका नाम है ये, इसका नाम है बोरहोल जियोग्राफिक्स रिसर्च लेबोरेटरी कराड, एरिया का नाम है। ओके, और यहाँ पे जो एरिया है उसको कोयना डैम, और जो यहाँ पे लेक है, जो आपको नदी दिख रही थी, वो लेक है बहुत बड़ा, उसका नाम है शिवाजी सागर लेक। तो शिवाजी सागर लेक कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, कोयना रिवर पे। तो ये कोयना रिवर, प्लीज रिमेंबर दिस। यहाँ पे कहीं दिया हुआ है ये सब चीजें, मैं बस आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। हम्म, हाँ मेन और भी चीजें पढ़ेंगे। एक बार मैं ये दिखा दूं कहाँ पे ये सब चीजें हैं। ये लिख लिया, बोरहोल जियोफिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी कराड़ जगह का नाम है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में बनाया जा रहा है। तो आप कुछ पूछ रहे थे कि केवल ये इसके स्टडी के लिए नहीं, और भी चीजें हैं। और भी चीजें ये है कि जब हम नीचे खोदेंगे तो नीचे भी बहुत, जब आप नीचे जाए, जैसे आप ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता है, लेकिन जमीन के नीचे जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ते जाएगा। और ये हालत होगा जो ये लोग खोद रहे हैं 6 किलोमीटर, वहां पे जो टेम्परेचर है 106 110 डिग्री के पास जा रहा है, 110 से 130 डिग्री। 100 डिग्री पे तो बॉयल होने लगता है वाटर। आर यू गेटिंग ना? तो ये बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। तो ऐसे में उस
लेवल पे भी कुछ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, कुछ कुछ कीड़े मकोड़े जिंदा रह जाते हैं, तो उसका भी स्टडी करेंगे कि इतने ज्यादा डीप, मतलब ज्यादा टेम्परेचर पे वो कैसे सरवाइव कर रहे हैं। तो ऐसा में पता चलेगा कि सर्वाइवल रेट क्या है, कब पृथ्वी बना था, नॉर्मल कंडीशन क्या रही होगी, पता चलेगा ना। लेयर से भी पता चलेगा कि जब पृथ्वी बन रहा था तो डिफरेंट लेयर्स कैसे बन रहे थे, तभी तो पता चलेगा जब अंदर का हम खोखला जानेंगे कि अंदर क्या है। तो बहुत चीजें इससे पता चलेगी कि पृथ्वी पे ओरिजिन लाइफ का कैसे हुआ था, डिफरेंट टाइप ऑफ जो जीव हैं वो कैसे जिएंगे, मेडिसिन हम बना लेंगे कि उस अगर उतने टेम्परेचर पे बन रहा है, हमें कुछ गर्मी के कारण बीमारी हो रही है तो हम कैसे उसको सॉल्व करें। तो देयर विल बी लॉट ऑफ पॉजिटिव इम्पैक्ट, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। लेकिन दिस इज वेरी डिफिकल्ट, यहाँ पे दिया भी होगा कि इससे काफी फायदे भी हैं, जैसे कि और भी चीजें कर सकते हैं। कार्बन कैप्चर स्टोरेज कैसे किया जा सकता है कि डीप अंदर जाके, जैसे कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज ये होता है जैसे आपके गाड़ी से धुआं निकला, धुआं में कार्बन होता है, उसको कैप्चर करके जमीन में डाल दिया जाए तो इन्वायरमेंट पोल्यूशन कम हो जाएगा ना, जब धुआं को हम कैप्चर कर लें और इसको स्टोर कर लें, इसी को कहा जाता है कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। ठीक है, चीजें समझ में आ रही हैं, ये क्या है कैसे है, पूरी चीजें यही है। तो क्या क्या हम लोग पढ़े हैं कि अर्थक्वेक होने का क्या कारण है, इसके स्केल्स क्या है, एंड कहाँ पे ये हो रहा है, महाराष्ट्र में हो रहा है। शिवाजी सागर लेक है, प्रीलिम्स में पूछ सकता है कि शिवाजी सागर लेक कहाँ पे है, तो ये नोट कीजिएगा। और ये कोयना डैम पे हो रहा है। ओके, दीज आर ऑल द थिंग्स यू शुड नो। अभी तक 3 किलोमीटर खोद दिया है, 3 किलोमीटर अभी बचा है। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ द प्रोसेस दिया है कि कैसे खोद होता है, टेक्नोलॉजी तो इतना हमें नहीं जाना है। बेसिक जो हमारे लिए है कि क्या प्रोसेस है, कैसे हो रहा है, बस आप ये जानिएगा। मशीन्स का यूज हो रहा है, कैसे ये खोद हैं, इतना हम इसकी इंजीनियरिंग में नहीं जाएंगे। चले नेक्स्ट। अब बाकी के जितने भी न्यूज हैं रिपीटेड हैं। ये न्यूज है कि गवर्नर एंड सीएम मस्ट सेट बैक द पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन, जो हमेशा लड़ाई चल रही है गवर्नर चीफ मिनिस्टर के बारे में, तो इन्होंने यही कहा है कि इस सब चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि इनका जो है वो काफी हाई डिग्निटरीज है, उससे लोगों को घाटा होता है। मानिए मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, आप गवर्नर हैं, आपसे मेरा पर्सनल मतभेद है, लेकिन मैं लोगों के लिए कुछ पढ़ाई से रिलेटेड बढ़िया पॉलिसी बनाया, आपकी दुश्मनी आपने रोक दिया, पर लोगों का दिक्कत हो रहा है ना। कुछ बच्चे जो गरीब थे पढ़ सकते थे, मैंने ऐसा पॉलिसी बनाया हो जिससे बुक डिस्ट्रीब्यूट हो, तो दो लोगों के बीच में जो लड़ाई चलती है आम जनता को, उससे घाटा होता है। तो ये सब चीजें नहीं होती है। एंड डिफरेंट कमीशंस ने इस पे भी रिपोर्ट दिया है कि कैसे उनके बीच में रिलेशन होना चाहिए। गवर्नेंस को जनरली न्यूट्रल होना चाहिए, उसको ये नहीं दिखाना चाहिए कि जो सेंटर में गवर्नमेंट है उसका एजेंट बन के काम करे। वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में यही है कि एजेंट बन के काम करेगा, लेकिन एजेंट इसलिए काम करेगा ये कोई एंटी नेशनल एक्टिविटीज नहीं हो, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ वो स्टेट की गवर्नमेंट ना जाए। लेकिन यहाँ पे पर्सनल पॉलिटिकल चीजें आ जाती हैं कि हमारी पार्टी कैसे जीतेगी, हमारी पार्टी के खिलाफ कैसे गए, तो कहीं ना कहीं जो एजेंट जिस रूप में बनना चाहिए था उस रूप में नहीं बन के जो पार्टी पॉलिटिक्स होता है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना, तो यही सब चीजें इसमें मेंशन है। ये सब कंटिन्यूअसली पॉपुलेशन पे है, लेकिन सबसे अच्छा पॉपुलेशन पे जो न्यूज आया है वो टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में है। सब न्यूज पॉपुलेशन पे है, कोई भी अलग का नहीं है, सब पॉपुलेशन से रिलेटेड है और रिपीटेड है। तो ये जो सबसे अच्छा मुझे लगा, ये लगा कि कास्ट सेंसस होना चाहिए कि नहीं। इसमें बहुत डिबेट चल रहा है, इस पर क्वेश्चन भी पूछ सकता है। कास्ट सेंसस होना चाहिए कि नहीं, आप लोगों का क्या मत है? व्हाट डू यू थिंक, क्यों नहीं होना चाहिए? तो कास्ट सेंसस से कैसे कम हो जाएगा, कैसे? लोगों को तो ऐसे भी पता है, आप जाइए ना गांव में, सबको पता है कि कौन किसका कास्ट क्या है, वो तुरंत बता देते हैं। ऐसा थोड़ी कि नहीं है, आप जाइए ना, अभी भी शादी जो इंटर कास्ट मैरिज है सिर्फ 5% है। कास्ट सबसे पहले तो लोग, आप जाइए रूम लेने, सबसे पहले लोग पूछेंगे नाम क्या है, फिर आप बताइएगा आपका नाम अमित है, तो आगे पूछेंगे कि आगे क्या है। ठीक है ना, तो आगे जरूर पूछते हैं अगर आप नहीं आगे को बताते हैं तो। ये रूम लेने के पहले ये सब चीजें होती हैं। तो कास्ट लोगों को पता होता है, ऐसा थोड़ी कि सेंसस नहीं हो रहा है तो कास्ट नहीं पता है। रिलीजन भी सबको पता है। और SC ST का तो होता है ना, तो SC ST का हो रहा है फिर भी तो लड़ाई नहीं हो रही, सिर्फ OBC का नहीं हो रहा है, SC ST का होता है हर सेंसस में। और क्या है कि ठीक है लड़ाई होने चली हो जाएगी। और हम्म हम्म
हाँ, यही तो रीजन है कि मांग ज्यादा बढ़ जाएगी। दिस इज द वन निगेटिव थिंग। पॉजिटिव थिंग क्या है? कुछ पॉजिटिव लग रहा है कि ये होना चाहिए? हक उनका मिलने लगेगा। कुछ ऐसे भी हैं जो, जैसे ओबीसी एससी एंड एसटी का रिजर्वेशन है, कई बार ऐसे होता है कि ओबीसी एससी या एसटी उसी में एक ही जात में कई सब कास्ट होते हैं। होता है ना कि ओबीसी के अंडर में भी तो कई कास्ट हैं, 100 कास्ट हैं, 100 से ज्यादा ही। ओवरऑल जो लास्ट सेंसस हुआ था कास्ट के बेसिस पे 1931 में हुआ था। अंग्रेज हमेशा करा रहे थे 1931 तक, 1981 से 1931 तक लगातार कास्ट सेंसस हुआ है। आजादी के बाद हमने सोचा कि लड़ाई ना हो जाए कास्ट के नाम पे। अब नेहरू को लगता था एक तो धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं, भारत पाकिस्तान बन गया, कास्ट के नाम पे लड़ लेंगे तो एक और हो जाएगा, तो उन लोगों ने नहीं कराना बंद कर दिया। लेकिन दिक्कत ये है कि हमने उस समय तो सिर्फ रिजर्वेशन एससी एसटी का था तो हम करा रहे थे। अब हमने मंडल कमीशन 1992 में आया, जो गवर्नमेंट का इंदिरा साहनी केस था 1992 में, जजमेंट आया तो ओबीसी का हमने इंप्लीमेंट किया। तो अब ओबीसी का जो रिजर्वेशन है एजुकेशन में और जॉब में वो हम कंटिन्यूअसली दे रहे हैं 1992-93 से। लेकिन अब दिक्कत है कि ओबीसी का रिजर्वेशन देने के लिए कास्ट सेंसस यूज कर रहे हैं 1931 का, तो रियलिटी नहीं रिफ्लेक्ट कर रही है ना। आप दे रहे हैं अब और सेंसस ले रहे हैं 1931 का, तो गड़बड़ हो रहा है ना। उस समय किसी और का डोमिनेंस रहा होगा, किसी और का पॉपुलेशन अलग रहा होगा, आप किसी और की जगह पर किसी और को दे रहे हैं। तो दिक्कत ये है कि जो रिजर्वेशन है एससी एसटी में भी एक दिक्कत है कि जो रिजर्वेशन है कोई एक कास्ट उसी में से ऊपर हो जा रहा है। मानिए एक होता है ना कि, जैसे कि ऐसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मानिए ये डेवलपमेंट का लेवल है अपर कास्ट का, फिर ओबीसी का डेवलपमेंट का लेवल ये है, फिर एससी एसटी का ये है, कुछ ऐसे मैं बना रहा हूं। अब इसमें भी ये जो प्लेन है वो सतही नहीं है, ओबीसी में भी ये प्लेन बड़ा खुरदुरा है, ऐसे है। ओबीसी में कुछ कास्ट बहुत ऊपर है, कुछ कास्ट बहुत नीचे हैं। सेम एससी एसटी में भी ये सतह ऐसा नहीं कि एससी एसटी में जितने भी सब कास्ट हैं एक लेवल पे है, ऐसे जाएगा। समझ में आ रहा है? मैं ये कास्ट बना रहा हूं, ये जो खुरदुरा ये डिफरेंट कास्ट दिखा रहा है, सेम हाल उसमें भी है। अब ओबीसी में मानिए रिजर्व किया 100 सीट, अब इसमें से 100 में से 80 तो ये लेके जा रहा है। ओवरऑल इनका पॉपुलेशन कम है, मानिए मैं 10,000 लोग हैं, 100 सीट रिजर्व कर दिया। अब 10,000 लोगों में 80 सीट तो ये ले गए, लेकिन और भी लोगों का 90,000 पॉपुलेशन है, जो बाकी लोग हैं वो 10 सीट भी नहीं पा रहे। सेम ही कास्ट में, सेम ही क्लास में। आर यू गेटिंग ना? चीजें समझ में आ रही हैं? डेटा नहीं है तो हम डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो इसलिए कास्ट सेंसस होना चाहिए, क्योंकि जात सबको पता होता है। जात ऐसी चीज है कि लोग अपने अपने कॉलोनी बना के रखे हैं हर कास्ट का, कि ये कॉलोनी में ये है, इस एरिया में ये लोग रह रहे हैं, तो ऐसे ऐसे है। कास्ट इतना है कि अम्बेडकर एक बार जा रहे थे, पढ़ के आए लंदन से, तो वो उनको शहर से घर जाना था, रात हो गई थी, तब बैलगाड़ी चलती थी। तो पहले तो बैलगाड़ी वालों से पूछा जो जा रहे थे, अब रात बहुत दूर था और उनका घर 16 किलोमीटर दूर था, मतलब आसपास इसी के था, ठीक है। तो उन्होंने कुछ बैलगाड़ी वालों से बोला कि लो पैसे ले लो, पहुंचा देना। तो पूछे कास्ट क्या है, तो वो मतलब नहीं गए, कह कि अरे तुम तो दलित हो, तुमको कैसे पहुंचा। फिर उन्होंने झूठ बोला एक बैलगाड़ी वाले से, जब 7-8 नहीं गए तो एक से बोला कि अपर कास्ट उन्होंने बता दिया, ठीक है। फिर वो बैठा लिया, फिर वो बैलगाड़ी आगे चलने लगी। फिर रास्ते में बात होने लगा उनमें, फिर वो पूछने लगा अच्छा पापा क्या करते हैं, किस गांव के हैं। जब गांव बताया तो कहा अरे यहाँ तो सब दलित रहते हैं। उनको अपने बैलगाड़ी से मार के धक्का देके नीचे गिरा दिया, और रात को उन्हें पैदल आना पड़ रहा था कई किलोमीटर। तो कास्ट इतना है ना, लोगों को कहीं ना कहीं से ढूंढ निकालते हैं कास्ट। दैट इज द वेरी इंटरेंच थिंग। तो जो डिवीजन की बात हो रही है वो तो ऑलरेडी है। कास्ट ऐसा नहीं है कि नहीं बता रहे हैं तो नहीं पता है, गवर्नमेंट के पास डेटा नहीं है लेकिन लोगों के पास डेटा है, लोग पता कर लेते हैं। ओके हाँ, लेकिन गवर्नमेंट के पास भी कोई एक तरीके से जो सेंसस प्रॉपर करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए, कराई है। जो 2011 में इन्होंने करवाया भी था तो वो बड़ा अजीब तरीके से कराया था, प्रॉपर स्टैंडर्डाइजेशन नहीं था, और इसीलिए उसको सही से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। इसीलिए अब बात ये हो रही है कि
जो सेंसस एक्ट हमारा है उसको हमें चेंज करना चाहिए, प्रॉपर तरीके से एक्ट होना चाहिए, एक्ट के थ्रू पॉलिसी बनना चाहिए और स्टैंडर्ड बनना चाहिए, उस हिसाब से होना चाहिए। जैसे इन्होंने 2011 में जो बनाया है, 2011 वाला कहाँ दिया है कि वहां पे बड़ी अजीब तरीके से उन्होंने किया, वहां पे कुछ भी स्टैंडर्डाइजेशन नहीं था। कहीं पे दिया है कि वहां पे नॉन स्टैंडर्ड था और कुछ भी चीजें सही से इन्होंने काउंट नहीं किया, बल्क में लोगों ने अपना चेंज वेंज करा के बताया था, तो ये चीजें थी। तो इन्होंने यही बोला यहाँ पे कि जो सेंसस एक्ट 1947 है उसको चेंज करना चाहिए और उसमें जो होना चाहिए मैंडेटरी बनाना चाहिए कि हर सेंसस जो हो वो कास्ट पूछे। कास्ट पूछेगा तो बहुत चीजें पॉजिटिव होंगी। पॉजिटिव ये होंगी कि स्कीम्स भी बहुत बनता है, गरीब लोगों के लिए बनेगा, वो लेके जाएगा। होता है ना जैसे अपने वहां ऐसा है कि कास्ट ही डिसाइड करता है कि आदमी का स्टेटस क्या है, वही डिसाइड करता है कि इकोनॉमिक स्थिति क्या है, क्योंकि कास्ट के ही आधार पे तो जॉब हजारों सालों से आ रहा था कि ये लोगों का जॉब है पढ़ने का तो सिर्फ पढ़ाई में यही जाएंगे, इनका काम है कि ये सिर्फ लैंड मैनेजमेंट करेंगे तो यही लोग वो करेंगे, इनका सिर्फ कास्ट है तो ये लोग सिर्फ सेना में रहेंगे यही भर्ती होंगे, इनका काम है बिजनेस करने का तो बिजनेस यही लोग करेंगे। आर यू गेटिंग ना? तो कास्ट डिफाइंड था। अरे अभी तो पीछे तो बहुत सारी दिक्कतें थी, लोअर कास्ट को लोग नया कपड़ा नहीं पहनने देते थे, अपर कास्ट बुरा मान जाता था कि अरे ये तो ज्यादा बढ़ रहा है। तो देयर वाज लॉट ऑफ थिंग, बहुत रिस्ट्रिक्शन था, लोगों को स्कूल से दूर दूर तक नहीं गुजरने दिया जाता था। पढ़ने की बात तो छोड़िए, जब उनको स्कूल से दूर रखा गया है हजारों सालों से, तो कोई ना कोई तो प्रोविजन होना चाहिए ना कि उनको भी स्कूल में स्पेशल करे। जब 3000 का रिजर्वेशन कुछ कास्ट को दिया गया तो कुछ साल का तो रिजर्वेशन उनको तो अपने सीट के हिसाब से मांग रहे हैं। 3000 साल तो 100% रिजर्वेशन था कि ये ही कास्ट सिर्फ जाएगा एजुकेशन में, यही कास्ट सिर्फ आर्मी में जाएगा, यही कास्ट सिर्फ बिजनेस करेगा। 100% था कि नहीं? जब 100% रिजर्वेशन आप इतने दिनों से रखा है तो सिर्फ आप अभी तो रिजर्वेशन की बात उनके पॉपुलेशन के हिसाब से हो रही है कि भाई हम 10% है, 10% सीट हमें भी दे दो, 100% क्यों मार रहे हो? क्योंकि हमेशा से तो मारता है। ये मैं चीजें बोल रहा हूँ, मैं प्रो या किसी के अगेंस्ट में नहीं बोल रहा हूँ। आज वो गेटिंग ना क्या लॉजिक है। एंटी लॉजिक जो विरोध करते हैं वो कहते हैं कि अरे इससे मेरिट हो जाएगा, मेहनत हम कर रहे हैं तो हमारा हमें मिलना चाहिए। एक दिन और मैंने बताया था। और होता है कि इससे हमारी क्वालिटी खराब हो जाएगी। जैसे डॉक्टर अगर मार्क्स वाले को दे दिया जाए तो वो ऑपरेशन कैसे करेगा? ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन सही से नहीं हो पाएगा। चीजें ये सब है, इसका भी बहुत लॉजिक है। जब हम लोग रिजर्वेशन पढ़ेंगे, जब आर्टिकल 14, 15, 16 पढ़ेंगे तो रिजर्वेशन हम लोग खूब अच्छे से डिटेल में करेंगे। ठीक है, तो ये लॉजिक है कि कास्ट सेंसस होना चाहिए और रिजर्वेशन होना चाहिए। ऑलरेडी आर्टिकल जो हमारा 15, 16 है, ऑलरेडी वो जॉब में 15 और 16 है, ऑलरेडी ओबीसी को रिजर्वेशन दे रहा है। तो जब रिजर्वेशन दे रहा है और आपके पास डेटा 1931 का उठा रहे हैं तो दैट क्रिएट द प्रॉब्लम। ये डिस्कशन इस पूरे आर्टिकल में इन्होंने समझाया। ये मेरा जो भी बोल रहा हूँ ये यहाँ पे डिस्कशन है। इन्ना सानी एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ओबीसी का रिजर्वेशन यहीं से निकल के आया। इन्होंने जैसे मंडल कमीशन के थ्रू गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन दिया, इंदिरा साहनी में लोगों ने गए और सुप्रीम कोर्ट से बोला कि लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओबीसी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ओके, 73rd 74th अमेंडमेंट के थ्रू भी हम रिजर्वेशन दिए हैं ओबीसी को लोकल बॉडीज में, तो ऑलरेडी रिजर्वेशन है तो सेंसस होना चाहिए। दिस इज द लॉजिक दैट इज गिवन बाय द राइटर। यहाँ पे इन्होंने जस्टिफाई किया कि भाई ऑलरेडी जब यहाँ पे धर्म के नाम पे और भी चीजों के नाम पे डेटा है तो कास्ट के नाम पे भी होना चाहिए। ठीक है, फिर इन्होंने कहा कि कई देशों में ऐसा है, जैसे कुछ देशों का इन्होंने एग्जाम्पल दिया, जर्मनी में रेस के हिसाब से नहीं, वहाँ कास्ट नहीं, वहाँ रेस है कि ये ब्लैक है, ये व्हाइट है, ये इस एरिया का है, रेस होता है। जैसा होता है ना, रेस क्या होगा, रेस और कास्ट में डिफरेंस हो जाएगा। जैसे रेस ये हो जाएगा कि मैं प्लेन पे रहना वाला हूँ, मेरा फेशियल दूसरे तरीके से दिखेगा और जो पहाड़ों पे रहने वाले वो अलग हैं। ठीक, हाँ। रेस ये हो सकता है कि मैं यहाँ पे प्लेन पे भी ब्राह्मण हो सकता हूँ, वहां पे भी हो सकता हूँ, लेकिन यहाँ का ब्राह्मण वहां का ब्राह्मण अलग अलग दिखेगा। आर यू गेटिंग ना? रेस अलग हो जाएगा, कास्ट सेम हो सकता है, रेस अलग हो सकते हैं। क्लियर हो रही है चीजें? तो रेस वहां पे रेस होता है, ब्लैक व्हाइट और डिफरेंट अफ्रीकन में भी वो बटे हुए हैं डिफरेंट उनके स्ट्रक्चर के आधार पे, वहां पे नहीं होती है। तो वहां पे ब्लैक्स के साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है, डिसएडवांटेज है। यूएस में कराते हैं सेंसस तो यूएस में ब्लैक को अच्छा खासा रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है, उनकी स्थिति अच्छी है। मतलब भले वायलेंस होता है लेकिन उनको जॉब भी मिलता है, एजुकेशन, जब आप इंस्टीट्यूट जाएंगे तो आपको प्रॉपर ब्लैक्स दिखेंगे।
तो जितनी उनकी आबादी है उस हिसाब से वहां पे रिजर्वेशन प्रॉपर चीजें हैं। तो ये सब चीजों का डिस्कशन है। ओवरऑल इन्होंने जस्टिफाई किया, इन्होंने कुछ फायदे दिखाए, इन्होंने कुछ जैसे काउंटर किया है, जैसे आप लोगों ने बताया कि सोशली डिवीजन हो जाएगा, खाई बढ़ जाएगी, इन्होंने भी बोला। लेकिन यहाँ पे इन्होंने खुद काउंटर किया है कि SC ST का तो 1991 से ही हो रहा है, कंटिन्यूअसली है। फिर यहाँ पे रिलीजन भी मेंशन होता है जब सेंसस होता है, तब वहां पे जब लड़ाई नहीं हो रही है तो कास्ट के आधार पर कैसे होगा। फिर इन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन नाइटमेयर हो जाएगा, बड़ा कठिन हो जाएगा करवाना। तो इन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव नाइटमेयर तो ऐसे भी है जब आप स्कीम अच्छे से नहीं दे रहे, पैसा भेज रहे हैं सरकार से किसी और के लिए, लेके कोई और जा रहा है, जो 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 डिजर्विंग नहीं है वो लेके जा रहा है, और डिजर्विंग है वो भूखे मर रहा है। आपने तो खूब चावल वावल भिजवाए लेकिन फिर भी भूखमरी है ना, स्टारवेशन है, क्योंकि आपके पास डेटा नहीं है। फिर इन्होंने बताया कि डिमांड फॉर द रिजर्वेशन बढ़ जाएगा। तो इन्होंने कहा कि ऐसे भी डिमांड फॉर रिजर्वेशन है ही है, कभी जात का, कभी मराठा प्रोटेस्ट करने लगते हैं, कभी पाटीदार कर रहे हैं, कभी जाट कर रहे हैं। जब सेंसस नहीं है तो फिर भी कर रहे हैं। सेंसस हो जाएगा तो उनका रिजर्वेशन उस अनुसार से दे दिया जाएगा, तो बात खत्म। ओबीसी का भी डिफरेंट कैटेगरी बांट लेंगे कि ओबीसी में जो सबसे पिछड़े हैं उनको अलग दे दें, उनका सीट अलग रिजर्व कर लें। SC ST में जो सबसे ज्यादा पिछड़े हैं उनका भी तो डिवीजन हो जाएगा। तो दीज आर ऑल द थिंग दैट हैज बीन डिस्कस हियर। चीजें क्लियर हो रही हैं? हाँ, जातियां तो 1931 में हुई थी, 4000 जातियां उन्होंने बताया था। तो एक कैटेगरी तो बांट दी जाएगी ना, एक। हम्म, इसको जैसे अंदर कैटेगराइजेशन हो जाए, जैसे कि SC ST में हो जाए कि इनका पॉपुलेशन SC ST में 10% इनका है, एक कैटेगरी ग्रुप बना दे। ग्रुप बना के तो हो सकते हैं ना कि ये महादलित है, ये उनसे बीच वाले दलित है, मतलब कि जो सबसे ज्यादा पिछड़े हैं तो उनको एक अलग सीट दे दी जाए, ताकि जो ऊपर वाला है वो न खाए। एक लेवल देख लें, ऐसा थोड़ी कि हर जात के लिए प्रॉपर देंगे। हाँ, बिहार ने किया है सेंसस अभी। हाँ, इसलिए भी है क्योंकि स्टेट्स के पास राइट्स है। जैसे ओवरऑल जो ओवरऑल सेंसस है वो सेंटर के हाथ में है, लेकिन सेंसस से रिलेटेड जो डेटा है वो उसका पावर स्टेट्स को भी है। यूनियन सब्जेक्ट है सेंसस, इंडिया लेवल पे सेंसस कराना इनके हाथ में है। लेकिन डेटा जो है कि कास्ट बेसिस पे या लोकल बॉडीज के भी पास पावर है कि स्टैटिक्स इकट्ठा कर सकते हैं। स्टैटिक्स का मतलब उस एरिया में क्या कंपोजिशन है पॉपुलेशन का, उसके लिए ये लोग डेटा इकट्ठा कर सकते हैं। तो पावर है, तो ये इंपॉर्टेंट है, लिखिएगा ये कि सेंसस जो है वो सब्जेक्ट है यूनियन का, लेकिन जो स्टैटिस्टिक का पावर है वो दोनों के पास है, स्टेट के भी पास है एंड लोकल बॉडीज के भी पास है। और ये जो पावर इनको दिया गया है वो स्टैटिस्टिक एक्ट 2008 में बनाया गया था, उसके थ्रू है। ठीक है ना, स्टैटिस्टिक एक्ट 2008 ये पावर देता है, बट जो सेंसस है दैट इज द यूनियन सब्जेक्ट। 2010 में एक रिजोल्यूशन पास हुआ था कास्ट सेंसस को कराने के लिए, लेकिन अभी जो बीजेपी गवर्नमेंट है, अभी जो अपोजिशन कह रही है कि आपका मेन है जो वोट बैंक है वो धर्म के आधार पर है, इसीलिए आप कास्ट में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि कास्ट में जाएंगे तो आपको वोट नहीं मिलेगा। तो दिस इज द थिंग, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, ये अपोजिशन बोल रही है। ठीक है, अपोजिशन का ये आरोप है कि बीजेपी ने रोक के रखा है, क्योंकि जो इनका वोट बैंक है वो कम्युनल आधार पर है। वो चाहते हैं कि एक कम्युनल डिवीजन हो जाए, कास्ट में बटेगा तो वहां पे रीजनल पार्टीज डोमिनेंट हो जाएगी। तो दिस इज द, और ये अपोजिशन का ये है। ठीक है, मतलब अभी तो देखिए, अभी दिक्कत है कि डिवीजन ऑलरेडी है और जो गरीब है वो आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे है कि वो खाई हमेशा रह जाएगी। रिजर्वेशन दे दे तो 10 कलेक्टर जो है दलित हैं वो भी हो जाएंगे, 10 कलेक्टर जो पहले के ऊपर कास्ट है वो भी हो जाएंगे। तो दिक्कत ये, अच्छी बात ये हो जाएगी कि चीजें थोड़ी बराबरी आ जाएगी, इकोनॉमिक के आधार पे, जो सोशल इंपावरमेंट है उसके आधार पे। और बाद में जब मेरिट सब, जैसे क्या होता है, जैसे अभी आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जैसे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% रिजर्वेशन दिया गया है 2 साल पहले, 2022 में पास किया। जब पहला रिजल्ट आया तो उनका जो कट ऑफ गया वो SC के आसपास था, OBC से भी कम था। ठीक है, अपर कास्ट का। ठीक है, लोगों को पहले तो पता नहीं था, धीरे धीरे उसमें धीरे धीरे कट ऑफ बढ़नी स्टार्ट हो गई। अब उनका भी कट ऑफ OBC के पास आ गया। आर यू गेटिंग ना? एक जमाना ऐसा आएगा कि, एक जमाना ऐसा था कि SCs वो क्वालिफाइंग मार्क्स था वो भी नहीं पास कर पाते थे। जैसे 100 में, जैसे 100 गया ओवरऑल, तो जनरल का कट ऑफ मानिए 75 नंबर गया। अब पहले की बात बता रहा हूं, जब स्टार्टिंग था 60 OBC का गया और 55 ये गया। ठीक है,
अभी का आप कट ऑफ देखिएगा, इस समय जो कट ऑफ आ रहा है, अगर 80 कट ऑफ यूपीएससी का जा रहा है जनरल का, तो ओबीसी का भी 78-79 आ जा रहा है। आ रही कटिंग ना, ये इतना डिफरेंस नहीं है। जो SC ST का भी कट ऑफ है बहुत करीब 70 या 68-68 के पास रह रहे हैं। ये खाइयां जो है वो भरी हैं। ओबीसी का तो कई बार करीब आ जाता है, आप देखिएगा। तो धीरे धीरे क्रॉस करने लगेगा तो लोग अपने आप ही नहीं लेंगे, ज्यादा चला जाता है। जैसे जनरल का गया अभी पिछले 3-4 साल में प्रीलिम्स का बराबर था, मुझे लग रहा है 74 था तो 74 इनका भी। हाँ हाँ, तो अभी पास चल रहा था, कभी कभी क्रॉस करता है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि धीरे धीरे चीजें जब बराबर होंगी तो ये वैल्यू ही नहीं रहेगा। लेकिन ये है कि कोई और सीट न ले जा पाए। पहले होता था कि सीटें उनकी थोड़ी भी नहीं भरती थी ना, क्योंकि ऑलरेडी वो समाज बहुत पीछे था। भाई अगर कोई दिल्ली में रह के एकदम करोल बाग में बढ़िया एसी में पढ़ रहा है, और कोई छत्तीसगढ़ के जंगल में रह के पढ़ रहा है बिना लाइट का, तो एक तो फर्क यही आ जा रहा है कि आपके पढ़ने का जो है वो बराबर नहीं है। और वो इसलिए नहीं है कि उसने कोई पाप किया, सिर्फ इसलिए कि डिवीजन समाज कैसा था। तो जब डिवीजन समाज कैसा था तो उनको अलग से देना पड़ेगा ना उनके हिसाब से। या तो आप एक दिन बैठिए, इसका मैं एक लॉजिक दे रहा हूँ। जो रिजर्वेशन के सपोर्ट में बोलते हैं वो बोलते हैं कि एक दिन बैठा लीजिए पूरे समाज को, और बराबर सबका जमीन सबका छीन के बराबर बांट दीजिए, उसके बाद तो आप बराबर बनाएंगे तो सब है। जो ट्राइबल्स हैं उनको भी सब कुछ दे दीजिए ना बराबर, स्कूल स्कूल सब, उस दिन से इक्वल कंपटीशन। लेकिन आप उस खाई को रख रहे हैं, सामाजिक तो एकता नहीं लाए हैं आप। आजादी के बाद ऐसा थोड़ी कि सबको बांट के दे दिया। वो तो अंबानी के पास जो उनका खानदान था उस समय का, जो अमीर था उतना ही था। जो अपर कास्ट था उनके पास सब कुछ लैंड था, एजुकेशन था, लेकिन वो तो जंगल में ही रह रहे थे ना। जो दलित थे, दलित ही थी, वही थी। ओके, एक आप कह रहे हैं कि एजुकेशन में हम बराबरी कर दें, एजुकेशन में बराबरी कर रहे हैं, लेकिन जो लैंड नहीं बांट रहे हैं, जो धन नहीं बांट रहे हैं, तो उसमें दिक्कत है ना। और ऑलरेडी जो चीजें लोग आगे हैं वो तो उसका यूज कर रहे हैं, जिनके पास पहले से पैसा, एजुकेशन है, कनेक्शन भी तो काम करता है। इनके चाचा ऑलरेडी IAS हैं तो वो बता देते हैं, गरीब है, लेकिन वो अपर कास्ट में तो उनके कई रिश्तेदार मिल जाएंगे। लेकिन जो आप दलित में जाइए तो उनके दूर दूर तक कोई नहीं होता, उनके पूरे। अभी आप सुनिएगा कि 10 साल पहले तक होता था कि पहले IAS सेक्रेटरी बने, पहले दलित ये बने, था ना, पहले दलित प्रेसिडेंट। ऐसे तो जनरल में तो ऐसे नहीं होता है कि पहले जनरल ये बने, क्योंकि ऑलरेडी उन्हीं का कब्जा था। आगे कटिंग ना, तो चीजें जब आपने नहीं बांटा तो हर चीज में बांटिए। अगर बांटना है तो हर चीज में इक्वालिटी लाइए, वही चीजें हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते कि एकाएक इक्वालिटी लाने के लिए क्लास 8 के लड़के को बुलाए, और क्लास 12 के लड़के को बुलाए, और क्लास 5 के लड़के को बुलाए, और इंटरेंस लेना हो तो सबको एक ही क्लास 12 वाला टेस्ट पेपर दे दें। आप उसके अनुसार देंगे ना, क्लास 5 वाले को 5 का टेस्ट पेपर। आप ये थोड़ी कहेंगे मैं इक्वालिटी दे रहा हूँ। अरे इक्वालिटी दे रहे हैं तो उनके एलिजिबिलिटी जो क्वालिफिकेशन है उस अनुसार देंगे ना। आगे कटिंग ना, कि क्या डिफरेंस आ रहा है। इक्वालिटी का मतलब ये नहीं कि ब्लैंक इक्वालिटी, इक्वालिटी का मतलब कि हर जगह पे आप सिचुएशन भी इक्वल बनाए। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एज वेल एज द इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी भी हो, कि ऐसा नहीं है कि कोई गया है, जैसे कोई फील्ड है, यहाँ पे बॉर्डर लगा हुआ है, मैं गया वहां पे मैच देखने, और मैच में ऐसे बाउंड्री पे लगा हुआ है वो डिवाइडर। एक छोटा बच्चा गया और मैं गया, वहां दोनों खड़े होकर देख रहे हैं। मैंने उससे कहा कि तुमको भी तो दिखा रहा हूँ, नहीं होगा ना, उसको टेबल चाहिए ताकि वो ऊपर से देख सके। इक्वालिटी ये थोड़ी है कि मैंने लाया है यहाँ पे, लाने के बाद ये भी इनेबलिंग कंडीशन हो सके कि वो मैच वो बच्चा भी देखे, वो छोटा है क्योंकि डिवाइडर है ना उतना। तो उसके लिए इक्वालिटी क्या होगी, उसके लिए अलग से टेबल दीजिए। आपके 2 बच्चे हैं, एक हैंडीकैप्ड है और एक खूब बढ़िया है, तो ऐसा थोड़ी है कि व्हील चेयर खरीदाएगा जो हैंडीकैप है तो आप कहेंगे कि मेरे लिए भी खरीदो। स्पेशल कंडीशन है ना, उसका अलग से खर्चा हो रहा है, पर उसका कंडीशन भी तो है। आजू गेटिंग ना, तो वहां पे ये नहीं कहेगा कि हम भेदभाव हो रहा है, उसके साथ आप ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, ज्यादा अच्छा नहीं कर रहे हैं, वो भी चल सके इसीलिए व्हील चेयर दिया जा रहा है। हम लोग डिस्कस करेंगे जब आर्टिकल 14, 15, 16 पढ़ेंगे। हाँ हाँ, ये सब जब 14, 15 पढ़ेंगे तो ये सब चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग है, हम लोग पढ़ेंगे। पॉलिटी जब पढ़ा जाएगा तो दैट ऑल दिस विल कम, ठीक है। This is all about from the today's news. So here we will conclude our session. Thank you for joining the session. All the best. कल मिलते हैं फिर, ठीक है।